हेलो एवरीवन। पार्ट 2 में अभी तक हम पहले जरा देखे सर हमने पढ़ा क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स के बारे में सर हम पढ़े हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स, क्लासिफिकेशन कौन सा, कंट्रोल्स के बारे में सर हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ रहे थे। ओके सर, कंट्रोल्स के बारे में जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने इसमें नेचर ऑफ आईएस रिसोर्स टॉपिक से स्टार्ट किया, जिसमें हमने इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा, फिर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के बारे में पढ़ा कि फिजिकली कैसे एक्सेस को बचाएं हम। अब हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। सर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्यों और कैसे? बिकॉज जब हम बात करें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? ये कंट्रोल रिलेटेड टू लॉजिकल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और बाउंड्री कंट्रोल। इतना मैंने आपको समझाया था थोड़ा सा, और उसके बाद हमने बाउंड्री कंट्रोल आपको पढ़ाना शुरू कर दिया था इन एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है सर, बट सर अब इसका नाम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्यों बोला है? आइए आपको पूरी एक स्लाइड में समझाते हैं। देखिए फिजिकली, इसके पहले जब भी इसने बोला फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के बारे में, जब भी इसने कोई बात की है तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के थ्रू आप ये कहते हैं ना कि फिजिकली किसी कंपोनेंट को कैसे सेव कर रहे हैं। एज लाइक आपने फायर और वाटर वगैरह पढ़ा, तो क्यों पढ़ा? फ्लड आ सकती है, फिजिकल इसको क्या डैमेज हो सकता है, बट सर डैमेज तो लॉजिकल भी होते हैं। सर बहुत से डैमेज सर लॉजिकल भी होते हैं। सर अब आप हमें कुछ सोचने के लिए बोलेंगे, जी हाँ, आप अपना जनरल मोबाइल फ़ोन के बारे में भी आपको सोचना है, इसके अलावा किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हैं उसके बारे में सोचिए। उसके बाद हम इसको लिंक करते हैं किसी बड़े कॉरपोरेट के डाटा से। ठीक है सर, मोबाइल फ़ोन, चलिए आपका मोबाइल फ़ोन, पहली बात तो उसमें वो आग में नहीं गिरना चाहिए, पानी में नहीं गिरना चाहिए एंड ऑल दैट। इन सब चीज़ों से फिजिकली मान लीजिए आपने सिक्योर किया, फिजिकली उसको कोई डैमेज ना हो जाए, टूट फूट ना जाए, आपने कवर तक लगा दिए हैं, बट क्या आप इस पर लॉजिकली भी कुछ सिक्योरिटी, लॉजिकल कुछ कंट्रोल्स क्या आप लगाते हैं? आप बताइए, क्या आप कोई लॉजिकल कंट्रोल अपने मोबाइल फ़ोन में, कोई भी आप लॉजिकल कंट्रोल लगाते हो क्या? सर समझ नहीं आया कौन सा लॉजिकल कंट्रोल हम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स के लिए। देखिए लॉजिकल कंट्रोल में पहली बात देखिए, आपका ये मोबाइल है, तो सर मोबाइल फ़ोन में आप लॉजिकल कंट्रोल लगाते हो। सबसे पहले तो सर आप स्क्रीन लॉक लगाते हैं, पैटर्न लगाते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सर कोई भी मेरा मोबाइल खोल न ले, कोई कुछ भी यूज़ कर रहा है अगर टेबल पे पड़ा है तो। और बहुत से लोग ऐप्स लॉक भी तो लगाते हैं, आप ऐप लॉक भी लगाते हैं। क्यों? आप एक अपने किसी इंडिविजुअल ऐप को भी लॉक कर देते हैं कि इसमें एक्सेस ना पाए। अगर मोबाइल खोल भी लिया तो मेरे इस ऐप को ना खोल पाए। मतलब सर इस आपने ये स्क्रीन लॉक लगा के अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिक्योर किया ही है, ऐप लॉक लगा के आपने किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को, उस एप्लीकेशन को भी सिक्योर कर दिया। अब आपको समझ में आया? यहाँ पे आपने स्क्रीन लॉक लगाया तो आपने ओएस, अपना पूरा सिस्टम ही आपने रोक दिया। एंड्रॉइड ओएस में ही एंट्री नहीं मिल पा रही है, फोन ही नहीं खुल रहा है। लेकिन अगर उसने ओएस खोल भी लिया, कोई एप्लीकेशन पे लॉक लगाया, आपने ऐप लॉक लगाया है, तो आप उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन एज लाइक मान लीजिए फोटोज में, वो पर्सन एंट्री नहीं पा पाएगा। ऐसा आप खुद करते हैं अपने मोबाइल फोन को सिक्योर करने के लिए। ओके यस सर। सर ये सब आप करते क्यों हैं? अगर इसके बारे में आपसे बात की जाए, सर आपको बस एक वर्ड याद रखना है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को आप रोकने की कोशिश करते हैं ये सब करके। हाँ सर, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने की आप कोशिश करते हैं ये सब कुछ करके। सर तो इसके अलावा और भी कुछ हमें जानना है क्या? जी हाँ, देखिए जब आपने बोला ना कि आप लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब अब आपको लॉजिकल चीज़ों को सोचना पड़ेगा। मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन बातें कर रहे हैं, टेक्निकल बातें समझ लीजिए, तो खतरे भी, जो एक्सपोजर आएगा वो भी टेक्निकल रिस्क आएगा, टेक्निकल एक्सपोजर आएगा। तो इस टेक्निकल एक्सपोजर या टेक्निकल रिस्क को कंट्रोल भी हम करेंगे। किस तरीके से? लॉजिकल एक्सेस लगा के, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगा के। मतलब छोटी सी बात, जैसे मान लीजिए जो आपका घर है, घर के अंदर कोई भी एंट्री ना कर ले जाए तो आप गेट लगाते हैं, फिजिकल कंट्रोल। तो उसी तरीके से ऐप के अंदर कोई भी एंट्री ना कर जाए तो आपने कुछ पिन पासवर्ड वगैरह लगा लेते हैं आप। इसी तरीके से अदर भी चीज़ें जो आपके
मोबाइल फोन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उनको, उन टेक्निकल रिस्क को कंट्रोल करेंगे। अब आप क्या करेंगे, टेक्निकल रिस्क को कंट्रोल करेंगे। तो सर आप एक बार सोचिए जरा, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, कौन से की फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा, कौन से की फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा जब आपको लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाना है। सर कुछ की फैक्टर्स तो समझ में आ रहे हैं सर, एज लाइक हमने अपना एप्लीकेशन लगाया था, एप्लीकेशन लॉग लगाया था, इट मीन सर में कुछ प्राइवेसी कंसर्न है क्या सर, ये हमने क्या लिख दिया, VAN, सर प्राइवेसी कंसर्न है क्या सर हमें, हाँ प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है सर, कॉन्फिडेंशियलिटी कंसर्न भी हो सकता है सर, कॉन्फिडेंशियलिटी की भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। पता चले कि आप कुछ फोटोज का या कुछ डेटा आप गूगल क्लाउड पे नहीं डालते हैं। देखिए बार बार आपका गूगल प्लस या गूगल फोटोज बोलता है कि बैकअप लेना है, बैकअप लेना है, बैकअप लेना, आप उसको क्लोज करते हैं, क्यों, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू सर वहां पे आपका आ गया, आपने पैटर्न लगा रखा, प्राइवेसी इश्यूज आ रखे हैं आपके। सर आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का भी तो इशू है कि कोई भी पर्सन कहीं उसको यूज ना कर ले, कुछ कर ना ले। तो की फैक्टर जो कंसीडर करने पड़ेंगे किस लिए, आपको लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाने के लिए। तो सर कंट्रोल किस चीज के लिए लगता है, ताकि हम खतरे से बच पाएं, रिस्क से बच पाएं। और लॉजिकल एक्सेस की बात हो रही है, मतलब खतरा किस टाइप का होगा सर, टेक्निकल खतरा होगा। तो टेक्निकल खतरे क्या है, सीधे समझिए, आपको इस तरीके से इस पिक्चर को समझना है। टेक्निकल खतरे क्या है, प्राइवेसी कंसर्न है सर, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, ऑथराइजेशन है सर, सिक्योरिटी की इशू है, पता चला मेरा ही मेल लेके मेरी बैंड बजा दी किसी ने, सर सिक्योरिटी का कंसर्न है। आज की डेट में मेरा फोन कोई पाले, पूरे गूगल क्लासरूम के साथ बहुत कुछ कर सकता है, तो सिक्योरिटी का कंसर्न है सर। वायरस के इश्यूज आते हैं सर, फायरवॉल्स भी हमें लगाने पड़ते हैं कि नेटवर्क के थ्रू कोई वायरस ना आ जाए, और एंटीवायरस, वायरस का प्रोटेक्शन भी हम लेते हैं सर, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। सर मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट मैनेजमेंट भी तो सर आना चाहिए, इंसिडेंट मैनेजमेंट। सर इंसिडेंट बोले, सर इंसिडेंट बोलिए तो सर देखिए मैं एक एग्जांपल तो ले रहा हूं, आप बोलेंगे सर पानी में गिरना तो फिजिकल वर्ड का आ गया, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, आपका मोबाइल फोन पानी में गिर जाता है तो आज के डेट में वाटर रेजिस्टेंस चिप अंदर लगी होती हैं, जिन चिप्स पे वाटर का फर्क नहीं पड़ता, या फिर इतने बैक है, इतने मतलब पैक्ड हैं, कवर्ड हैं कि अंदर पानी जा ही नहीं पाता, सिर्फ एक पिन के थ्रू आपका सिम स्लॉट खुलता है। वो तो फिजिकल एक्सेस, वो तो फिजिकली कंट्रोल में भी आ गया कि पानी अंदर ना जाए, बट अगर चला भी गया तो उनके अंदर शायद कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जो कि इस टाइप के इंसिडेंट को मैनेज कर ले, इंसिडेंट मैनेजमेंट की टेक्निक। ठीक सर, एक बात और सर, सबसे बड़ी बात सर, डाटा लॉस का भी तो डर होता है सर, कहीं डाटा डिलीट ना हो जाए। इवन जो फोटोज, जो वीडियोज, जो पीडीएफ्स, आप पीडीएफ का तो शायद नहीं होता है, बट फोटो और वीडियोज जो आप डिलीट करते हैं वो थ्रैश में 30 डेज तक पड़ा रहता है, आपको पता है, और 30 डेज बाद थ्रैश से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है एंड्रॉइड सिस्टम में। तो डाटा लॉस का भी तो आपको डर होता है कि डाटा कहीं डैमेज ना हो जाए। तो इन सब चीजों को, वायरस के लिए आप वायरस एंटीवायरस लगाएंगे, इन सब फैक्टर्स को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। मतलब क्या है सर, ये रिस्क है, सीधी बात है। तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में इनको क्या करना है, टेक्निकल रिस्क को एलिमिनेट करना है, तो इस रिस्क को ओवरकम करने के लिए कंट्रोल्स लगेंगे। जैसे डाटा लॉस का रिस्क है तो भाई सब क्या होगा, बैकअप की फैसिलिटी, बैकअप हो सके ऐसा कुछ मैनेजमेंट करेंगे, बैकअप लेते रहेंगे, इस तरीके की बातें आपसे करेगा, किसमें, ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में। ओके यस सर, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल समझ में आया सर, समझ में आया। लेकिन अभी आपने एक छोटा अपने मोबाइल फोन्स के दृष्टिकोण से समझा था, अगर आप समझें किसी और के तहत, अगेन सबसे हॉट टॉपिक कोरोनिल, वैसे तो अब हॉट नहीं रह गया इतना, ये इतना टॉपिक ये फायर में नहीं रह गया, ट्रेंडिंग नहीं है कोरोनिल। तो कोरोनिल कैसे बनता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ये भी एक तरीके का मेरा कंसर्न है कि ये किसी को पता ना चले। और अगर इसकी सारी डेटा क्लाउड पे रखी हुई है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो इसको भी हम नहीं चाहेंगे ना कि लीक हो जाए। इस तरीके से यार किसी भी एंटिटी में, कॉर्पोरेट में, टाटा मोटर्स को आप उठाओ, टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाई है, पता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, हाँ सर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो बहुत टाइम से, ये ना टाटा की इलेक्ट्रॉनिक कार आ गई है सर, इलेक्ट्रॉनिक कार आ चुकी है टाटा की। तो अब इसने इसके ऊपर जितने भी इसके रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर समझ लीजिए, या फिर इसकी जो भी मॉडल बेस है, इसके इंटीरियर का आर्किटेक्चर है, बैटरी मैनेजमेंट है, वो सब कुछ इनके सिस्टम में रखा होगा ना। टाटा के सिस्टम में तो वो सब कुछ होगा टाटा मोटर्स के,
तो वो नहीं चाहेंगे कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस कर पाए, इसको व्यू कर पाए या डिलीट कर पाए, मॉडिफाई कर पाए या फिर शेयर कर पाए किसी से। सर अगेन आप समझिए, अब बताइए टेस्ला मोटर्स है, टेस्ला मोटर्स ये अभी तक की एक लौती कंपनी है जिसने ड्राइवरलेस कार बनाई है, ड्राइवरलेस कार्स बनाई है, और किसी कंपनी ने अभी तक ड्राइवरलेस कार नहीं बनाई है। इवन अभी हाइड्रोजन इंजन की जो मैंने आपको बात शायद बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में बताई थी कि हाइड्रोजन इंजन की कारें बना रही है जिसमें वेस्ट के थ्रू पे क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो इसके ये जो रिसर्च पेपर है, इनका रिसर्च डेवलपमेंट पेपर या फिर इनके मॉडल बेस, इनकी टेक्नोलॉजी, ये सब भी तो क्लाउड पे है। क्या ये चाहेंगे कि कोई इनके सर्वर में एंट्री कर पाए? नहीं। तो सर इनके लिए सोचिए अब टेक्निकल एक्सपोजर कितना जरूरी हो, कितना मतलब टेक्निकल एक्सपोजर हो सकता है, इसलिए लॉजिकल कंट्रोल्स लगाने कितने ज्यादा जरूरी हो गए। कंट्रोल्स लगाने की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी। पहले मैंने आपको आपके फोन के थ्रू समझाया, अब मैंने आपको इतने बड़े बड़े एग्जांपल्स लिए, मेडिसिन का लिया, लोकल लिया, फिर इंटरनेशनल एग्जांपल लिया। भाई नासा का ही समझ लो, नासा के ही एग्जांपल्स को आप ले सकते हैं। ओके ओके सर, अब आइए हम आपको बुक से पढ़ाते हैं। चलिए अब आप रेडी रहिए अपने बुक्स के साथ और स्टार्ट करते हैं अगेन अपना लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आपको देखिए समझा काफी कुछ दिया है, अब आप वर्ड्स पढ़िए। दीज आर द कंट्रोल्स, ये कंट्रोल्स होते हैं रिलेटिंग टू लॉजिकल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल, जहां पे ओएस कंट्रोल होता है, मैंने क्या बताया आपका स्क्रीन लॉक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप लॉक के हिसाब से मैंने बताया था, बाउंड्री कंट्रोल, नेटवर्क कंट्रोल, एक्सेस टू डाटाबेस, ऑब्जेक्ट्स, इंक्रिप्शन कंट्रोल एक्सेट्रा। मतलब कुछ इस टाइप के, हर टाइप के, जहां जहां नेटवर्क को, जहां जहां मेरे डाटा को हार्म पहुंच सकता है, हर जगह हमने कंट्रोल लगाने की बात कर दी है। ठीक है सर। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आर इंप्लीमेंटेड टू इंश्योर दैट एक्सेस टू सिस्टम, क्यों लगते हैं? क्योंकि ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि एक्सेस टू सिस्टम डाटा एंड प्रोग्राम इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूजर टू सेफगार्ड इंफॉर्मेशन अगेंस्ट ऑथराइज्ड यूज। मतलब सर ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल इसलिए लगाया है आपने मोबाइल पे, स्क्रीन लॉक इसलिए लगाया है क्योंकि ऑथराइज्ड पर्सन को ही, फॉर द पर्पस ऑफ ऑथराइज्ड यूज, ऑथराइज्ड पर्सन मतलब आपको, सिर्फ आप ही उस डाटा का यूज कर पाए। क्यों लगाते हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, इंप्लीमेंट क्यों करते हैं? बिकॉज हमें इंश्योर करना होता है कि सिस्टम का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट रहे ऑथराइज्ड तक ही, ऑथराइज्ड यूज के लिए। ओके सर। सर ऑथराइज्ड यूज के लिए का क्या मतलब? मतलब सर अगर पर्सन के पास पहुंच भी गया ना, ये मान लीजिए ये ऑथराइज्ड पर्सन के पास ही इसका एक्सेस है, फिर भी उसका यूज सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन पर्पज के लिए ही कर पाए। एज लाइक अगर इसके पास सिस्टम है और ये एक लोनिंग अफसर है तो ये लोन का ही ऑथराइजेशन कर सकता है, और कौन सा ऑथराइजेशन नहीं कर सकता है? सर क्लियरिंग का ऑथराइजेशन नहीं कर सकता है, जो चेक्स वगैरह या बैंक ओडी वगैरह जो क्लियर होती है उसका ऑथराइजेशन नहीं कर सकता है, कैश अमाउंट को अल्टर नहीं कर सकता है। भाई लोनिंग अफसर हो आप ऑथराइज्ड यूजर हो, ठीक है, लेकिन आप ऑथराइज्ड यूज ही कर सकते हैं, केवल किसी के लोन के डाटा के साथ ही छेड़छाड़ कर सकते हैं, लोन अमाउंट को बड़ा घटा सकते हैं, आप बैंक के कैश अकाउंट के साथ छेड़छाड़ या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन नहीं कर सकते, इसलिए वर्ड यूज होता है ऑथराइज्ड यूज। ओके यस सर। ऑथराइज्ड यूज, डिस्क्लोजर और मॉडिफिकेशन, डैमेज और लॉस, सब उसी में समझा दिया मैंने। डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, आपको दिखेगा भी नहीं, मॉडिफिकेशन, डैमेज और लॉस। ठीक है। द की फैक्टर कंसिडर्ड इज डिजाइनिंग लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। हम कैसे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल डिजाइन करें, कैसे कंट्रोल को डिजाइन करें, इसके लिए हम क्या सोचें, कौन से फैक्टर को अपने दिमाग में लाए, सबसे ज्यादा ध्यान दिए। वो फैक्टर्स इंक्लूड हैं कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड इंसिडेंट हैंडलिंग। कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग एंड फॉलो अप, वायरस प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, फायरवॉल्स, सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूजर ट्रेनिंग एंड टूल्स फॉर मॉनिटरिंग कंप्लायंसेस। मॉनिटरिंग कंप्लायंसेस मतलब सर मॉनिटर करते रहो कि जो कंट्रोल लगाए हैं, मॉनिटरिंग मतलब जो कंट्रोल लगाए हैं वो चल भी रहे हैं या नहीं, वो सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं। इंट्रूजन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग, कहीं ना कहीं देखिए बहुत से टर्मिनोलॉजी मैंने आपको फायरवॉल वगैरह, वायरस, हैंडलिंग मैनेजमेंट, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी वहां पे बताए थे, बट बड़े कंसर्न के लिए अलग अलग तरीके की, बहुत बड़ी कॉर्पोरेट्स के लिए अलग अलग तरीके के कंसर्न आ सकते हैं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आर द सिस्टम बेस्ड मैकेनिज्म यूज्ड टू डेजिग्नेट हु और
व्हाट इज हैव टू बी एक्सेस स्पेसिफाइड सिस्टम, कौन एक्सेस कर रहा है, डेजिग्नेटेड होता है कौन एक्सेस कर रहा है और क्या एक्सेस कर रहा है, ठीक, टू अ स्पेसिफिक सिस्टम रिसोर्स एंड द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एंड फंक्शन दैट आर परमिटेड। अगेन वही लोनिंग अफसर लॉकर किसी को परमिट नहीं कर सकता, बैंक के मतलब भाई साहब बैंक के लोन से रिलेटेड, बैंक ओडी देनी है, किसी की सीसी चेक करनी है, किसी अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर करना है, क्रेडिट स्कोर खराब है अच्छा है, लोन देना है नहीं देना, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप बैंक के अदर वर्क जैसे कैश मैनेजमेंट, लॉकर बेसिस वर्क या फिर क्लियरिंग हाउस में कोई एक्सेस नहीं ले सकते, कोई काम नहीं कर सकते, ये भी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर आता है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। देखिए इसके पहले के वीडियोस में आपको आवाज का थोड़ा इशू था, शायद थोड़ी आवाज कहीं कहीं स्पीड में हो जाए, जैसे डरा इस तरीके से वर्ड आ रहे थे। हमने ऐप को अपडेट किया है, प्लीज एक मैसेज जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ऑफलाइन मोड में हो तो भी ऑनलाइन आके आप कमेंट कर दीजिएगा, आपने डाउनलोड करके कर रहे हो फिर भी यार एक बार आके यूट्यूब पे कमेंट कर देना, क्या वॉइस में अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, प्लीज इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ अब वीडियो सही बन रहे हैं। टेक्निकल एक्सपोजर, सर कौन से एक्सपोजर हो सकते थे, क्या खतरे थे हमें कि हमने कंट्रोल लगाया, तो सर टेक्निकल एक्सपोजर इंक्लूड अनऑथराइज्ड इंप्लीमेंटेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा एंड सॉफ्टवेयर। सर अनऑथराइजेशन बार बार आएगा, आपको बताया हुआ था, जहां टेक्निकल आया दो वर्ड तो साथ साथ चलते हैं, अनऑथराइजेशन, एक्सेस, इंटीग्रिटी ऑफ डाटा एंड ऑल दैट। टेक्निकल एक्सपोजर इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या टेक्निकल एक्सपोजर में इंक्लूड है, चलिए इन वर्ड्स को हम समझते हैं अपने दूसरे स्लाइड्स में। आइए दूसरे स्लाइड में आते हैं। देखिए अब बारी आ गई सर बारी आ गई आपकी, सर टेक्निकल एक्सपोजर हम पढ़ रहे थे, सर टेक्निकल एक्सपोजर, ओके, बट सर टेक्निकल एक्सपोजर के लिए एक चीज याद रखिएगा, ये टेक्निकल एक्सपोजर हो कब जाएंगे, ये टेक्निकल एक्सपोजर कब हो गए होंगे, सर जब लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल जो हमने लगाया था, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल जो हमने लगाया था, जब ये इंप्लीमेंट किया था, इन कंट्रोल्स को जो इंप्लीमेंट किया हमने, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को जो इंप्लीमेंट किया हमने, अगर ये वीक पड़ गए सर तभी हम बात करेंगे। सर अगर ये वीक पड़ गए हैं, अगर सर ये वीक पड़ गए या फिर ये इररेलेवेंट हो निकल गए या वीक पड़ गए सर, तभी हम बात करेंगे कि मेरा टेक्निकल एक्सपोजर हो गया। सर टेक्निकल एक्सपोजर का मतलब आपने क्या बताया था, टेक्निकल एक्सपोजर का मतलब हमने बताया था अनऑथोराइज्ड एक्सेस ले लिया हो किसी ने, ठीक है, या फिर आपके डेटा की इंटीग्रिटी हार्म हो गई हो, डेटा इंटीग्रिटी नहीं रह गई, इसका मतलब डेटा या तो किसी ने मॉडिफाई कर दिया, या तो किसी ने डिलीट कर दिया, या किसी ने व्यू ही क्यों नहीं कर लिया अनऑथराइज्ड एक्सेस लेके। तो इस तरीके की चीजें तभी होगी अगर मेरा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल जो हमने कंट्रोल लगाया था वो कंट्रोल वीक पड़ गया, या वो कंट्रोल इन चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। यहां तक की बात तो क्लियर है ना? हाँ सर, तो आप जब बात करें टेक्निकल एक्सपोजर में, सर एक्सपोजर में क्या हो सकता है, तो आप पहला पढ़ेंगे एक्सपोजर डेटा डिडलिंग। बोलिए मेरे साथ, डेटा डिडलिंग, इसको हम भी पूरा लिख रहे हैं, आप भी चाहें तो लिख सकते हैं। सर डेटा डिडलिंग में होता क्या है, देखिए यहां पे सीधी बात चेंज ऑफ डेटा के बारे में बात करता है कि डेटा जो हमारा था वो चेंज हो जाता है, और डेटा डिडलिंग कभी भी हो सकती है, मतलब बिफोर और आफ्टर दे आर इंटर्ड, आफ्टर दे आर इंटर्ड इन सिस्टम, किसी भी समय डेटा डिडलिंग हो सकता है। सर मतलब बताइए एक बार, जैसे कि सिस्टम में एंट्री के पहले, मतलब मेरे इनपुट के टाइम पे भी हो सकता है, और मेरे सिस्टम में एंट्री होने के बाद भी उस डेटा के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, दैट्स कॉल्ड डेटा डिडलिंग, जिसमें डेटा को चेंज कर दिया जाता है। अब हम एक एक का एग्जांपल लेके समझाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, बट आप एक एग्जांपल में समझा, सेल्स की रिपोर्ट हमने चेंज कर दी, डेटर का अमाउंट चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया, दैट्स कॉल्ड डेटा डिडलिंग, बट वो अनऑथराइज्ड पर्सन ने किया है। सर दूसरा एक्सपोजर भी एक हो सकता है, याद करो चमत्कार वाला सीन ऑफ 3 इडियट्स। ओके सर, बस बहुत हो गया इसके साथ। सर अब बॉम्ब से आते हैं। सर बॉम्ब, हाँ बॉम्ब, सर क्या ग्रेनेड की बात हो रही है? जी नहीं, उसमें तो होता है बारूद,
लेकिन जब आप लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि लॉजिकली किसी बॉम्ब मतलब क्या है, आपका टेक्निकल एक्सपोजर, मतलब लॉजिकली या टेक्निकली किसी चीज को आप हार्म कर रहे हो, तो आपने उसके ऊपर बॉम्ब फेंका। तो नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड में इंसानों को, बाजार को, बिल्डिंग्स को उड़ाने के लिए जहां बारूद का यूज होता है, लेकिन सर जब बॉम्ब है और ये लॉजिकल या टेक्निकल अटैक कर रहे हैं तो इसके अंदर सर बारूद नहीं होगा, दैट इज पीस ऑफ बारूद की जगह बैड कोड्स भरे होंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो मेरा कोडिंग का होता है। तो सर इसके अंदर पीस ऑफ बैड कोड्स भर दिए जाते हैं। अब सर ये पीस ऑफ बैड कोड क्या करते हैं, ये देखिए दूसरी चीज है ये बॉम्ब, ठीक है। पीस ऑफ बैड कोड सर क्या कर सकते हैं, ये जो पीस ऑफ बैड कोड होते हैं ना, इनके अंदर ये किस इंटेंशन से भरे जाते हैं, दैट्स इट फॉर मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, डेलिबरेटली प्लांटेड बाय इनसाइडर, कोई इनसाइडर इसको प्लांट कर रहा है, या फिर जिसने ये सॉफ्टवेयर हमको दिया था वो सप्लायर ही प्लांट कर सकता है ऑफ प्रोग्राम का। ये डेलिबरेटली किया जाता है ये बॉम्ब वाला काम। सर लेकिन बॉम्ब आपके जिस तरीके से फिजिकल वर्ल्ड में 2 टाइप्स के होते हैं, इसी तरीके से ये भी होते हैं। मतलब सर फिजिकल बम में टाइम बॉम्ब होता है और एक ट्रिगर डिपेंड होता है, लॉजिक बम होता है कि अगर रिमोट 100 मीटर से डिस्टेंस पे चला गया तो जैसे बादशाह मूवी में था, जैकेट से ज्यादा दूर चल जाएगा और रिमोट ऑन कर देगा तो फट जाएगा। तो लॉजिक बम आप एक तरीके से समझिए कि एक स्पेसिफिक दूरी से ज्यादा जाने पे जो बम फट जाते हैं। टाइम बम 12 बजे ही बम फटेगा, ये तो फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं सर। इसी तरीके से जब आप टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, टेक्निकल एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो बम आए वो भी टाइम ड्रिवन और लॉजिक बम होते हैं। लॉजिक बम में सर क्या हो गया, कोई स्पेसिफिकली कंडीशन अगर मीट आउट हो गई, कंडीशन अगर आ गई तब ही वो एक्सप्लोजन करेगा, तभी ये बम अपना काम करेगा, एक्सप्लोजन करेगा। और एक्सप्लोज करके क्या करेगा भाई साहब, सीधी बात है मेरे डाटा को हार्म पहुंचाएगा। और टाइम बॉम्ब में क्या होता है सर, एक स्पेसिफिक सेट टाइम होता है कि चलो जिस दिन ये सिस्टम ऑपरेट हुआ उसके 2 साल बाद ये सेट टाइम कर दिए, तो ये क्या होता है, सेट कर दिया जाता है इसके अंदर टाइम। और इस सेट टाइम के कारण क्या होगा, कॉजिंग टाइमर सेट कर दिया कि जिस दिन यूज हुआ उसके बाद 2 साल के बाद आपको क्या करना है, डिस्ट्रप्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम करना है। कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रप्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कर देना है, कंप्यूटर सिस्टम को परेशान करना है, खराब करना है। अब इसका एक कुछ लाइव एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे कोई एक कंपनी है, ठीक है, इसने अपने मोबाइल फोन्स बेचे हैं। क्या बेचे हैं, मोबाइल फोन्स। बोलो मेरे साथ सर, मोबाइल फोन्स। और इसने मोबाइल फोन में लिखा है कि 2 साल के बाद मेरे मोबाइल फोन के स्पीकर्स काम करना बंद कर दें। लैपटॉप्स में इसने बोला लैपटॉप का 3 साल का किसी ने केयर पैक लिया है, 3 साल के बाद इसके स्पीकर काम करना बंद कर दें, प्रोसेसर काम करना बंद कर दें, रैम काम करना बंद कर दें। मतलब रैम तो काम करना बंद नहीं कर सकता है, बट प्रोसेसिंग स्पीड स्लो कर दें। ये उसने क्या लगा दिया, कंपनी वाले ने टाइम बॉम्ब लगा दिया कि अब आपका वारंटी वॉइड हो चुकी है और भाई साहब अब आप आओ, आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली एरर हो जाए और आके हमें सर्विस चार्जेस दीजिए। तो ये कोई कंपनी वाला क्या कर सकता है, टाइम बॉम्ब लगा सकता है। कोई भी मोबाइल कंपनी टाइम बॉम्ब लगा सकती है। लॉजिक बॉम्ब आपको समझाया कि कोई कंडीशन मीट आउट हो जाए तो ये बॉम्ब क्या करेगा, काम तो वही करेगा, डिस्ट्रप्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बट कोई लॉजिक होने पे, कोई एक कंडीशन मीट आउट होने पे। ठीक है सर, जैसे कि ये सारे एग्जांपल्स ना आप मूवी बेस ले सकते हैं कि रिमोट और बॉम्ब दूर हो जाएंगे, 100 मीटर से डिस्टेंस पे बम फटना है एंड ऑल दैट टाइप्स। अगर आप एक लॉजिक का सिंपल एग्जांपल भी आपको समझाएं, यस सर समझाओ। आपका मोबाइल फोन है, ठीक, ये हम सिक्योरिटी कंसर्न से समझा रहे हैं। ये लॉजिक बेसिक काम हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी ना कि एक्सपोजर। सर सिक्योरिटी के लिए अगर आपका पैटर्न 5 बार आप गलत कर देते हो तो 30 सेकेंड्स का वेटिंग देता है। अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को बैंक अकाउंट से कर रहे हो और 3 बार ओटीपी गलत डाल देते हो, 3 बार ओटीपी अगर गलत हो गया तो 30 मिनट तक के लिए ट्रांजैक्शन सस्पेंड कर देता है। तो ये भी तो एक कंडीशन के कारण कोई कंडीशन मीट आउट हुई तो एक दूसरा कमांड अपने आप एक्सप्लोज हो गया। लेकिन ये मेरे सिस्टम को बचाने वाली चीजें हमने बताई है। और इसी तरीके से कुछ लॉजिक्स अगर हो जाए तो सिस्टम को तबाह करने वाली चीजें प्लांट कर दी जाती हैं, जिसको क्या बोला जाता है, बॉम्ब। और ये मेरा बॉम्ब कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि ये तो हमें बचा रहे, तो सिक्योरिटीज हैं। ये मेरी क्या है, सिक्योरिटीज।
तो लेकिन कंडीशन कैसी मीट आउट होती है उसको समझाने के लिए आपको मैंने सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से समझाया है। ठीक है सर, आगे बढ़े? हाँ सर, बढ़ो आगे, बढ़ते हैं। आइए सर, एक होता है, चलिए अभी तक कितने पहले ये तो देख लो, डाटा डिडलिंग, बॉम्ब पढ़ लिया सर। एक चीज होती है थर्ड सर, वॉर्म्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वॉर्म्स। मेरे साथ बोलो एक बार, वॉर्म्स। क्या कहते हैं इसको? वॉर्म्स। सर ये क्या होते हैं? ये होते हैं मुसीबत। इनको आप लिखो, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। इसको किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती कि कोई इसको कहे भाई तू ऐसा कर ऐसा कर। इंडिपेंडेंट ही डिस्ट्रक्टिव है, खुद ही हमें परेशान किए पड़ा है। क्या करता है सर? ये अटैक कहां करता है सर? पहले देखिए तो ये स्टोरेज में आपके अटैक करेगा, और दूसरा आपके प्रोसेसिंग को डाउन कर देगा। प्रोसेसिंग स्पीड को आप पे अटैक करेगा। ठीक है, ठीक है सर, इन दो जगहों पे ये अटैक कर रहा है। सर ये करता क्या है सर? सर ये करता क्या है अटैक करने के लिए? भैया ये खुद को कॉपी कर रहा है। कोरोना वायरस की तरह जैसे स्प्रेड होते हैं उस तरीके से ये भी खुद को मल्टीप्लाई करता है, खुद की कॉपी बनाता जाता है, खुद को रिप्रोड्यूस करता रहता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12, इतना ज्यादा खुद को इटसेल्फ, खुद को रिप्रोड्यूस इतना ज्यादा कर देगा ना कि आपका स्टोरेज को भर देगा, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को भर देगा, और इतना ज्यादा आपको परेशान कर देगा। और तब तक ये काम करता रहेगा जब तक कि until it shuts down a computer और नेटवर्क, जब तक कि किसी कंप्यूटर या नेटवर्क को शट डाउन ना करना पड़े। ठीक, ठीक है सर, तब तक ये खुद को लॉजिकल, ये मतलब सॉरी वॉर्म्स ऐसा काम करता रहेगा। आपका स्टोरेज भी बर्बाद करेगा और प्रोसेसिंग स्पीड को भी स्लो करता जाएगा। एक ही फाइल है, उसकी मल्टीपल फाइल, और ये इररिलेवेंट फाइल्स होती है, बनाता जाएगा। मान लो यार ये 1 MB की भी अगर एक फाइल इसने डाल दी, इंडिपेंडेंट है, अब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16, 32, 64, 256, 512, 1024, ऐसे ये क्रिएट खुद को करता जाएगा। 1024 कितने सेकंड्स में इसने खा लिए हैं? 1024 MB मतलब 1 GB डाटा आपका गया, स्टोरेज भी गई और प्रोसेसिंग स्पीड भी आपकी स्लो करता जाता है। बट एक चीज आपके MCQ बेस के लिए याद रखिएगा, एक चीज जो ये नहीं करता है, इट डज नॉट मॉडिफाई इटसेल्फ। ये खुद को मॉडिफाई नहीं करता है, खुद को मॉडिफाई सॉरी इटसेल्फ नहीं, डज नॉट मॉडिफाई अदर प्रोग्राम्स। ये दूसरे प्रोग्राम्स को मॉडिफाई नहीं करता, खुद को रिप्रोड्यूस तो करता है लेकिन किसी दूसरे प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करता है। मतलब आपका मान लीजिए जो डेटा पड़ा हुआ है ना, सेल्स का, परचेज का, प्रोडक्शन का, इस डाटे में कोई चेंजेस नहीं करेगा, इस डाटे को बदल नहीं देगा। 2 लाख की सेल्स को 2.5 लाख नहीं बना देगा, परचेज 3 लाख की 15,000 नहीं कर देगा। आपका अदर डाटा तो सेफ रहेगा, बट ये खुद को रिप्रोड्यूस कर करके आपके स्टोरेज और प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है। ठीक है सर। सर एक चीज और बताओ सर, फोर्थ आप आइए, फोर्थ में है आपके लिखा हुआ क्रिसमस कार्ड। क्रिसमस कार्ड, ठीक, ठीक है सर। क्रिसमस कार्ड सर क्या होता है? देखिए पहले अभी आपको हमने इसके जस्ट ऊपर वॉर्म्स में क्या लिखा है, ये एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है। लेकिन क्रिसमस कार्ड को ना होस्ट चाहिए होता है, किसी के थ्रू होस्ट चाहिए होता है। होस्ट सिस्टम होते हैं, जस्ट सिंपल होस्ट एक चाहिए होता है जिसके थ्रू ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है। पहली बात, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है, तो एक होस्ट चाहिए होता है। और ये करता क्या है सर? क्रिसमस कार्ड क्या करता है? आपको जैसे समझिए ट्रेजन्स एक होते हैं, ट्रेजन हॉर्सेस आपको होते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रोग्राम्स को खराब करते हैं। ट्रेजन हॉर्सेस, ट्रेजन ये प्रोग्राम्स को खराब करते हैं, इलिसिट यूजर्स क्रिएट करते हैं, इलिसिट यूजर्स क्रिएट करते हैं। सर इससे होता क्या है आप समझिए, ये क्या करेगा, अपने, ये पहली बात तो अपने होस्ट प्रोग्राम को हाइड कर देगा जिसके थ्रू ये एक्टिवेट हुआ है। होस्ट प्रोग्राम इसका क्या रहता है? हिडन रहता है। और ट्रेजन सर और क्या करते हैं सर? ट्रेजन हॉर्सेस जो होते हैं, ये मतलब आपके कोर्स में वहां पे लिखा होगा कि इज एज लाइक, बट हम आपको बताते हैं ये ना बहुत अलग ही टाइप की चीज है। ये आपका स्टील कर, ये आपका पासवर्ड स्टील, ओके, ये आपका, ये छोटा हो गया क्या? ओके,
पासवर्ड स्टील कर सकता है, पासवर्ड स्टील कर सकता है सर, आपका मॉडिफाई कर सकता है सर, डाटा को मॉडिफाई कर सकता है, पासवर्ड को भी मॉडिफाई कर सकता है, एवं किसी भी इलिसिट यूजर को, अनऑथराइज्ड यूजर को आपका एक्सेस दे सकता है, यूजर को अलाउ कर सकता है आपके सिस्टम में। ये एक होस्ट बेस होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब होस्ट के थ्रू ये काम कर रहा होता है ट्रोजन हॉर्सेस। लेकिन ट्रोजन हॉर्सेस के जैसा ही एक चीज अब आ गया का क्रिसमस कार्ड। क्रिसमस कार्ड और ट्रोजन हॉर्सेस क्या करते हैं सर? पहली बात तो ये देखिए, क्या एक काम नहीं करते हैं जो आपको तुरंत बता देते हैं, वर्म जैसा काम नहीं करते हैं कि ये खुद को रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, दोनों में फाइनल लेवल पे कई बार पूछा हुआ है, इसलिए आपको बता रहे हैं, कई बार कह रहे हैं, एक ही बार पूछा और मॉक टेस्ट पेपर में भी शायद पूछा हुआ है। इसमें बोलता है खुद को, डज नॉट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, खुद को नहीं प्रोड्यूस करते हैं, खुद को कॉपी या रिप्रोड्यूस ये नहीं करते हैं, प्रोड्यूस ये नहीं करते हैं, बट वर्म्स करते हैं। तो सर ये करते क्या है? देखो, क्रिसमस कार्ड नाम का इनपुट आया तो ये किया, क्रिसमस कार्ड सभी के सभी जितने भी उस नेटवर्क में, मान लो 1 2 3, मान लीजिए आप 1 2 3 4 5, ये इतने सिस्टम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इस वाले कार्ड पे, यहाँ पे क्रिसमस कार्ड का अटैक आया तो क्रिसमस कार्ड यहाँ पे नहीं, जितने भी नेटवर्क में सिस्टम्स एडेड है ना, सबके स्क्रीन पे आ जाएगा। और ये लोग जो अलग अलग स्क्रीन पे बैठ के अपना कोई भी वर्क कर रहे थे, ये शरीफ लोग जो कोई भी काम कर रहे थे ना, अब ये लोगों का काम अटक गया। मतलब ये जितने भी अदर पर्सन्स हैं, दे डज नॉट सेव देयर हाफ डन वर्क, ये अपना आधा अधूरा काम जो इन्होंने कर दिया उसको सेव नहीं कर पाते हैं उस नेटवर्क के अंदर। तो ये काम करता है कौन? क्रिसमस कार्ड का। तो इस तरीके से अभी तो मैंने आपको 4 टेक्निकल एक्सपोजर्स के बारे में बताया, अभी इसमें आगे और भी हैं, बट अभी इन चारों को जरा बुक से आइए देखते हैं। ये किसी बच्चे की टेस्ट की कॉपी, आइए आगे हम लोग देखते हैं अपनी बुक से। आइए अब हम आ गए अपने टेक्निकल एक्सपोजर पे। सर जी पहुंचते हैं। अब जरा वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, इस चीज़ को जरूर से बता दीजिएगा, हमें मैसेज करके, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखिए कमेंट करना इसी वीडियो के नीचे प्लीज, कमेंट। डाटा डेडलिंग, आपको जो डाटा डेडलिंग वहां पढ़ाई, डाटा डेडलिंग क्या है? दिस इन्वॉल्व द चेंज ऑफ डाटा बिफोर एंड आफ्टर, पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, चाहे वो अभी इनपुट के फेस पे चेंज कर दिया, बिफोर इंटर द सिस्टम। अ लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू डाटा डेडल and the worst part with this is that occurs before computer security can protect the data। भाई डाटा डेडलिंग का मतलब हो गया ना, कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करे उससे पहले ही डाटा चेंज हो चुका है। अब बॉम्ब के बारे में समझते हैं। सर बॉम्ब क्या है? बॉम्ब, नॉर्मल बॉम्ब होता तो क्या होता? बारूद होता। लेकिन ये वाला जो बॉम्ब है, इसके अंदर क्या होगा सर? बैड कोड, जो किस लिए होंगे? डिलिबरेटली प्लान्ड किए गए हैं बाय किसी इनसाइडर, मतलब मेरे कंपनी का कोई इंप्लॉय था या तो फिर कोई सप्लायर ऑफ द प्रोग्राम। जो मैंने आपको समझाया था, 2 साल बाद मान लो वॉइस, स्पीकर, माइक, कोई भी चीज काम करना बंद कर जा रही है। एन इवेंट विच इज लॉजिकली ट्रिगर्ड, अ बॉम्ब इज और टाइम बेस्ड। लॉजिकली ट्रिगर्ड मतलब वही जो कंडीशन वाली बात बताई थी, और दूसरा टाइम बेस्ड। ठीक है सर। द बॉम्ब एक्सप्लोड व्हेन द कंडीशंस ऑफ एक्सप्लोजन गेट फुलफिल्ड कॉजिंग द डैमेज इमीडिएटली। ये बात किया कंडीशन वाले के लिए, जहां पे मैंने 2 आपको पार्ट बनाए थे ना बॉम्ब में, देखिए लॉजिकल बम और टाइम बम। तो ये लॉजिकल बम होगा अगर कंडीशन मीट आउट कर गई तो वो भाई तुरंत डैमेज कर देगा हमें इमीडिएटली। हाउएवर दीज प्रोग्राम्स, जबकि ये प्रोग्राम कैन नॉट इन्फेक्ट द अदर प्रोग्राम, किसी और प्रोग्राम को इन्फेक्ट नहीं करते, जहां मैंने बताया था किसी और डाटा को चेंज नहीं करते हैं। सिंस दीज प्रोग्राम डू नॉट सर्कुलेट बाय इन्फेक्टिंग अदर प्रोग्राम, चांसेस ऑफ वाइड स्प्रेड, ओहो एपिडेमिक आ गया, आर रिलेटिवली लो। तो एपिडेमिक मतलब महामारी, जो पेंडेमिक हम लोग देख रहे हैं आजकल, वो इसी तरीके की बात कर रहा है कि बॉम्ब इतने ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं होते हैं। ठीक है सर, बट किसी इनसाइडर के द्वारा क्या किया जाता है? प्लान किया जाता है डिलिबरेटली टू हार्म आवर सिस्टम। ठीक है सर। क्रिसमस कार्ड ऑफ वॉर्म, अच्छा पहले वॉर्म पढ़ा देते हैं आपको। क्रिसमस कार्ड, इट इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ ट्रोजन एंड वाज डिटेक्टेड ऑन इंटरनल ईमेल। इंटरनल ईमेल में दिखते हैं और IBM सिस्टम में प्लांट होते हैं। On typing the word Christmas, it will draw a Christmas tree as expected, but in addition, it will send copies of similar output to all other users। मैंने आपको बताया था ना, जितने भी उस सिस्टम में लोग जुड़े हुए हैं, सबके स्क्रीन पे सेम आउटपुट की इसने क्या कर दी? कॉपी सेंड कर दी टू ऑल अदर यूजर्स। इससे क्या हुआ? कनेक्टेड टू द नेटवर्क,
इससे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस मैसेज ऑन अदर टर्मिनल्स, जितने भी अदर लोग एडेड थे, अदर यूजर कैन नॉट सेव देयर हाफ फिनिश्ड वर्क, अपने आधे अधूरे कामों को वो फिनिश नहीं कर पाते हैं। चलिए सर नेक्स्ट आते हैं हम पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट बात करता है वॉर्म। अ वॉर्म डज नॉट रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम लाइक अ ट्रोजन टू रीलोकेटेड इटसेल्फ। क्यों? बिकॉज से इसको होस्ट प्रोग्राम नहीं चाहिए, ये एक इंडिपेंडेंट होता है। मैंने क्या बताया था वहां पे, इंडिपेंडेंट, ठीक है। दस अ वर्म प्रोग्राम कॉपीज इटसेल्फ टू अनदर मशीन ऑन द नेटवर्क। भाई खुद को कॉपी करता रहता है। अरे अपने एक सिस्टम में तो कॉपी किए, उस नेटवर्क में जितने 15-20 सिस्टम है उस सब में कॉपी किए जा रहे हैं खुद को। सिंस वर्म आर स्टैंड अलोन प्रोग्राम, जिसको हमने वहां इंडिपेंडेंट प्रोग्राम लिखा था, एंड दे कैन बी डिटेक्टेड इजीली in comparison to Trojan and computer viruses. Example of worm are existential worm, alarm clock worm, etc. Alarm clock worm और existential worm, चलो ये दो तरीके के टाइप्स होते हैं। The alarm clock worm places wake up calls on a list of users. It passes through the network of an outgoing terminal, while the sole purpose of existential worm is to remain alive. Existential worm does not cause damage to any system, but only copies itself to several places in a computer network. बहुत से जगहों पे कॉपी करता है, डैमेज नहीं करता है। लेकिन जो दूसरा वाला वेकअप कॉल्स था, अलार्म क्लॉक, ये क्या कर रहा है, डैमेज भी करने का काम करता है। ठीक है सर। अब इसमें है कुछ राउंडिंग डाउन, सलामी टेक्निक एंड ट्रैपडोर्स स्पूफिंग। आइए इसको हम आपको अपने उस दूसरी वाली शीट से समझाते हैं पहले। अब आइए नेक्स्ट लिखा है आपका राउंडिंग डाउन। देखिए वहां पे लिखा है क्या, नेक्स्ट टेक्निकल एक्सपोजर के बारे में बात कर रहा है। तो राउंडिंग डाउन, सर ये क्या होता है? राउंडिंग डाउन जो आपका काम करेगा 5 या 6 से जो भी नंबर है, चलो n नंबर। राउंडिंग डाउन सर आपका क्या काम करता है? एज लाइक मान लीजिए किसी अकाउंट से पैसे आने 22,225 रुपीज 18 पैसा। तो इसने क्या किया, 18 पैसे को राउंड डाउन कर दिया, या 13 पैसा लो, 13 पैसे को राउंड डाउन करके 10 पैसा कर दिया। और ये जो 3 पैसा है ना, 0.3, आप कहोगे सर 3 पैसा क्या है? 3 पैसे कौन चोरी करता है? होती है। 3 पैसा ये किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब इतना छोटा इस अमाउंट है, ये ट्रेस नहीं हो पाता है। तो इस तरीके की एरर को कहते हैं राउंडिंग डाउन एरर। और देखिए ये जो अकाउंट होता है आपके बुक में लिखा है, ये एक ऑथराइज्ड अकाउंट है। आपके बुक में लिखा है ये एक ऑथराइज्ड अकाउंट है। बट अगर ये ऑथराइज्ड अकाउंट होता तो आई डोंट थिंक कि फिर इसमें से कोई एक्सपोजर की बात करते। मेरे अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे वर्ड जो कि अदर बुक्स में भी है, परपिट्रेटर अकाउंट बोलना चाहिए, परपिट्रेटर अकाउंट। पर अब आपकी ICAI ने और हमारी भी ICAI ने अकाउंट, बट हमारी और आपकी ICAI ने वहां लिखा ऑथराइज्ड अकाउंट है। इस बुक में भी मैंने ऑथराइज्ड अकाउंट वर्ड लिखा है, बट अभी तक ICAI ने भी कोई रेक्टिफिकेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं है। तो आप परपिट्रेटर अकाउंट भी मत लिखिएगा, ऑथराइज्ड अकाउंट भी मत लिखिएगा, एक असाइंड अकाउंट या डेजिग्नेटेड अकाउंट आप वहां वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये होता है क्या, राउंडिंग डाउन आपका। ठीक है सर। अब सर उसके बाद क्या आता है, राउंडिंग डाउन के बाद सर एक आपने लिखे सलामी टेक्निक के बारे में। टेक्निक सर, सलामी टेक्निक में क्या होता है? ये देखो, ये नेक्स्ट टाइप का एक्सपोजर है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो 15,000 15,000, बहुत से बच्चे भी कहेंगे सर इंग्लिश, चलो 15,287 रुपीज 17 पैसा। तो सलामी में क्या करेंगे ना, और इसी तरीके से 15,812 रुपीज एंड 18 पैसा। सब में से 3 पैसा काट रहा है, चलो 2 पैसा सब में से काट रहा है, इसमें से 0.2 काटा, 0.2 पैसा काट लिया और 0.15 इस ट्रांजेक्शन को कर दिया, इसको 1.6 कर दिया और 2 पैसा काट के किसी और अकाउंट में क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। तो ये होता है सलामी टेक्निक। तो सर राउंडिंग डाउन और सलामी में फर्क क्या है? राउंडिंग डाउन में कभी 0.3 पैसा काट रहा है, अगर मान लीजिए ये होता 1.4, तो ये 0.4 को राउंड डाउन करके कितना कर देता, 0.10। तो राउंडिंग डाउन में कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, लेकिन सलामी का एक फिक्स्ड स्मॉल अमाउंट होता है, फिक्स फ्रैक्शन होता है जो वो टारगेट करता है। सर सलामी टेक्निक का एक छोटा सा एग्जांपल आपको अगर हम बताएं,
छोटा सा सोचिए, आपको लग रहा है सर ना 2 पैसा, जैसा कि मुझे पता है कि बहुत लोग सोचेंगे सर 2 पैसे से किसी का क्या फर्क पड़ जाएगा, तो फ्लिपकार्ट सोचिए आप एक बार सोचिए सर फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट की बात अगर हम करें तो सर मान लीजिए यहाँ पे एक दिन में 1 लाख इनवॉइसेस बनी हैं। हाँ सर 1 लाख इनवॉइस मिनिमम की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में तो मिनिमम 10 लाख इनवॉइसेस बन होंगी एक दिन में। और इस 10 लाख इनवॉइसेस में अगर 2 पैसा से आप मल्टीप्लाई कर दें तो सर कितना आता है सर 20,000 रुपीज पर डे का आपने फ्रॉड कर लिया। तो इसलिए ये सलामी टेक्निक से भी लॉस है और राउंडिंग डाउन से भी लॉस है। और सर आपको रियल लाइफ में अगर आपको जानना हो तो आज के कुछ साल पहले एक चीज हुई थी बाटा। आप लोग बाटा जो फुटवेयर्स आते हैं, बाटा फुटवेयर्स का आपने कभी भी प्राइस टैग देखा होगा 499, 399, 1099 रुपीज, इस तरीके से ही होता है। और इनके पता है सेल्स में क्या आता था, जब ये बैलेंस, सॉरी सेल्स नहीं, पी&एल में जब ये बैलेंस शीट बना रहे होते थे तो यहाँ पे बाई जो अमाउंट चला गया उसको लिखते थे, लेकिन ये एक एक, सॉरी यार रिसिप्ट, सॉरी रिसिप्ट, पी&एल नहीं दूसरी चीज, कैश में समझिए, जो रिसिप्ट आया तो यहाँ पे तो 500 रुपये आया, लेकिन गया अमाउंट तो 499 का था। 1 रुपया कहाँ से गया? अगर 500 का नोट दिया, 1 रुपया चेंज नहीं दिए तो 1 रुपया गया कहाँ? तो उनके कैश में 2 सस्पेंस अकाउंट, जो 1-1 रुपए का डिफरेंस बाटा शोरूम के पास ही कैश का बच जाता था ना। आपने 500 का नोट दिया, 499 का जूता लिए, चल दिए, 1 रुपया आपको वापस नहीं मिला, तो 1-1 रुपया करके सस्पेंस अकाउंट में 2.7 अराउंड, शायद जहां तक मुझे याद है 2 से 3 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस के आ गए थे उसके पास, जो कैश एक्सेस आ गया था 1-1 रुपया करके, 1-1 रुपया करके। ये रियल लाइफ में हो रखा है। तो सोचिए सलामी और राउंडिंग डाउन टेक्निक से भी कितना फाइनेंशियल लॉस पहुंचाया जा सकता है किसी भी एंटिटी को। यहां तक की बात है तो बताइए। हाँ सर क्लियर है। अब आपका नेक्स्ट एक्सपोजर बोल रहा है ट्रैप डोर। सर ट्रैप डोर क्या होता है? ट्रैप डोर, देखिए ट्रैप डोर एज लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेशन मांगता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ या कोई भी सिस्टम हुआ, इवन आपका एंड्रॉयड में अपडेट्स आते हैं, इसका मतलब सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम हो, नेट ये क्या मांगता है? अपडेशन मांगता है, अपडेट करते हैं या रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है इसको, रेगुलर मेंटेनेंस। तो सर इस रेगुलर मेंटेनेंस को कैसे करते हैं? सर रेगुलर मेंटेनेंस को करने के लिए एक काम किया जाता है। हाँ बताइए क्या काम किया जाता है? सर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगा, वो इसको मेंटेन कर देगा, और वो पता नहीं किस वे से सॉफ्टवेयर के अंदर घुस जाता है या सिस्टम के अंदर घुस के चेंजेस कर देता है, एडिट कर सकता है। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, हाँ सर, तो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर अगर आपने बनवाए हैं तो आपका वेंडर उसी सॉफ्टवेयर में नए ऑप्शंस को ऐड कर देता है। अरे जितनी भी आपने जगहें देखी है ना जो परचेज करते हो, तो प्रोमो कोड नए नए ऐड होते हैं, जो वैलिडेट होते हैं, एक्सपायर होते हैं। इसका मतलब एक वेंडर जो है जिसने सॉफ्टवेयर दिया है उसने कोई एक डोर ऐसा ओपन करके रखा है जो रेगुलर मेंटेनेंस के काम आता है, जिसके थ्रू वो उस सॉफ्टवेयर को या सिस्टम को अपडेट करता है। दैट्स कॉल्ड ट्रैप डोर। और इसी डोर से कोई हैकर भी एंट्री ले लिया। ये ट्रैप डोर केवल मेंटेनेंस के लिए था, अपडेशन के लिए था, लेकिन इसी डोर से कोई हैकर भी एंट्री ले लिया। तो ये टेक्निकल एक्सपोजर है ट्रैप डोर। नेक्स्ट आए, नेक्स्ट देखिए आपके बुक में क्या लिखा है, हम भी चेक करते हैं। स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है सर? देखिए स्पूफिंग एज लाइक थ्रू द इंटरनेट। स्पूफिंग आप समझिए इंटरनेट यूज हो रहा है, आपने सबने आईपी एड्रेस जाना होगा, तो इंटरनेट पे आपका सोर्स एड्रेस चेंज कर दिया जाता है थ्रू द स्पूफिंग। सोर्स एड्रेस चेंज कर दिया जाता है। अब इस टॉपिक से हटके थोड़ा सा सोर्स एड्रेस समझाने के लिए हम आपको एक चीज समझाते हैं। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, थोड़ा सा अलग बात बताते हैं। ये आप हैं सर, आप हमें इतना क्यूट क्यों नहीं बनाते? चलिए ये हो आप भोले से, ठीक है। हाँ सर ये हम हैं। अब आप क्या है, आप अपना मोबाइल अब यूज़ कर रहे हो, ये रहा आपका एक मोबाइल, तो आप इससे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू आपने इंटरनेट पे कोई चीज़ डिमांड की, और ये है ये टेलीकॉम का टावर। तो ये क्या, ये रिक्वेस्ट जानती है, पता है कहाँ जाती है? ये रिक्वेस्ट जाती है टावर पे। अब टावर से इंटरनेट के थ्रू ये रिक्वेस्ट जाती है, जो रिक्वेस्ट आपने मांगा आपने, मान लो ये यूट्यूब पे मेरी क्लासेस मांगी या मेरे PDF मांगे, ठीक है, टेस्ट पेपर्स वाले, ठीक है। तो ये चला गया। अब मेरा क्लाउड यहाँ पे है, जो मेरा जीमेल क्लाउड है, चलो यहाँ पे रखा है। तो ये आपके पास से ऐसे 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 ऐसे
टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ये रहा जियो का टावर, जियो के टावर के थ्रू फिर यहाँ से गया ये यहाँ पे, और फिर यहाँ से आपको उस चीज़ का एक्सेस करते 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 यहाँ पे आया और यहाँ 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 घुमा 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 आपके सिस्टम पे ला दिया। सर आपने सोचा ये काम कैसे हो रहा होता है? इस चीज़ को बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन चैनल। और जो डाटा जाता है ना वो डाटा पैकेट्स के रूप में जाता है, उसको बोला ही जाता है डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स में सर होते क्या है? देखो डेटा पैकेट्स में एक होता है हेड, इसको बोलते हैं हेड, और एक होती है बॉडी। बॉडी कंटेन करती है डेटा को, जो चीज आपने डिमांड की, या समझ लीजिए यूट्यूब पे मेरा वीडियो आ रहा है तो जो डेटा पैकेट्स के थ्रू आ रहा है ना, छोटे छोटे पैकेट्स में आता है वीडियो भी। आप देखो अपलोड करते हो और डाउनलोड करते हो तो स्लो स्लो अपलोड हो रहा होता है ना, इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट दिखा रहा है, 5%, 5.5, 5 इतना, तो डेटा पैकेट्स डाउनलोड हो रहे होते हैं। सर तो हेड में, तो बॉडी तो हो गई सर आपके डेटा की, हेड में सर दो चीजें लिखी होती है, एक तो होता है सोर्स कि कहां से मांगा गया है, दूसरा होता है डेस्टिनेशन कि कहां को जाना है। ये अपना सोर्स एड्रेस से भेजता है कि हमने मतलब मान लीजिए आप जहां पे भी खड़े हो, आप एकदम उस लोकेशन को समझिए, उस लोकेशन से आपने भेज दिया। लोकेशन मतलब अपने फोन की लोकेशन की बात कर रहे हैं, फोन की लोकेशन मतलब फिजिकल लोकेशन नहीं, फोन का आईपी एड्रेस, कि इसी मोबाइल से ये चीज भेजी गई है, इस मोबाइल ने पूछा है आपसे इसके बारे में और इस जगह तक पहुंचना है। मतलब YouTube आपकी डेस्टिनेशन है, आप डेस्टिनेशन YouTube पे पहुंचेंगे, YouTube के क्लाउड पे ये आपका रिक्वेस्ट पहुंचेगा, बॉडी में होगा रिक्वेस्ट की सर के EIS के लेक्चर चाहिए और सोर्स मेरे मोबाइल पे। तो जब इस क्लाउड पे यहाँ पहुंचेगा ना, तो इस क्लाउड को पता चल जाएगा अच्छा ये जो लेक्चर है मतलब ये डेटा ये भेजना कहाँ है, इसको आपके सोर्स को देखेगा और पता चल जाएगा अच्छा इस सिस्टम पे भेजना है, तो इस सिस्टम पे भेज देगा आपको डेटा। पूरा डेटा पैकेट्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से काम कर रहा होता है। और स्पूफिंग में क्या किया, यही सोर्स के एड्रेस को बदल दिया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन डेटा पैकेट में सोर्स के एड्रेस को बदल दिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि मान लो यार कोई चिंटू है यहाँ पे, चिंटू बालवीर क्यों लिया यहाँ पे, जेठालाल को ही लाते हैं फिर से, टप्पू नाम है शायद, हाँ टप्पू है, टप्पू का वाईफाई यूज हो रहा है लेकिन यूज कर रहा है गोली। तो जो गोली है ना, जो गोली यूज तो कर रहा है, तो सोर्स किसका जा रहा होगा, टप्पू का जा रहा होगा, सोर्स कोड किसका जा रहा है, टप्पू का जा रहा है। ऐसा स्पूफिंग के थ्रू होता है कि जो एक्चुअल में डिमांड कर रहा है, डेटा की डिमांड मान लीजिए कोई भी कर रहा है बट नाम किसी और का प्रेजेंट हो रहा है, इससे स्पूफिंग कर देते हैं। स्पूफ में ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है, जा तो इसके सोर्स कोड पे रहा है बट डेटा चाहिए इसको था, इसने गया इसने सोर्स कोड इसका हैक कर दिया, किसी सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ होती है, दैट्स कॉल्ड स्पूफिंग। एंड एक बात और समझिए, आपने कई मूवीज में देखा होगा स्पूफिंग या आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रेस कर लिया जाता है कि इस चीज को या इस साइबर अटैक को किसने किया था, ठीक है। बट अगर कोई स्पूफिंग करता है तो मान लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ आराम से बैठे हैं, बट आपका पहले उसने देख लिया कि आपकी जो डिवाइस है, आपका जो चैनल है वो वल्नरेबल है, आप उसने अटैक किया और स्पूफ करके आपका आईपी एड्रेस चुराया और कोई साइबर फ्रॉड कर लिया, कोई साइबर कुछ भी किया यार, एक काम समझो कुछ भी किया इसने, तो आप पकड़े जाओगे ना। आईपी एड्रेस तो आपका था, तो इससे क्या हुआ, इस बंदे ने जिसने स्पूफिंग की उसने अपनी आईडी बचा ली, कैसे, आपकी आईडी चुरा के, बिकॉज इसने सोर्स एड्रेस को बदल दिया है। क्या किया, सोर्स एड्रेस को बदल दिया है। आई थिंक ये भी क्लियर है। अच्छा, आप लोग में से एक बहुत ही अजीब बात है, ओपन हो जाओ, ये देखिए सर, आप में से 50% मतलब 49.3% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार। सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों करने के लिए कह रहे हैं उसका रीज़न भी आपको बता देते हैं। बिकॉज सब्सक्रिप्शन इंक्रीज होने पे यूट्यूब के कुछ अदर फीचर अनलॉक हो जाएंगे इस चैनल के लिए, जिसके कारण हम आपको बेटर चीज़ें और डिफरेंट मोड से भी पहुंचा पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब आप लोग वॉच तो कर रहे हो बट सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज हम लोग हर चैनल की तरह सब्सक्राइब हर चैनल में नहीं बोल रहे हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब आपसे छूट जा रहा हो भाई, जितने भी घर में फ़ोन है सब में सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज कुछ यूट्यूब के फीचर्स हमें भी अनलॉक करने हैं। एंड ये स्टैटिक्स आज हमें मेल पे आई तो पता चला कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ कर लो चैनल, जितने भी फ़ोन मिले, घर में 15 फ़ोन है सबसे सब्सक्राइब कर लो, कुछ फीचर्स को अनलॉक करना है। ओके,
यस सर, चलिए इसी चीज को अब हम पढ़ लेते हैं अपनी बुक से भी। सर बुक से भी पढ़ लेते हैं सेम चीजों को, आइए। Rounding down. Rounding down, this refers to rounding of small fraction to a denomination and transferring these small fraction into the authorized। देखिए मैंने बोला ना ये लिखे तो authorized हैं, बट अगर ये authorized में ही कर रहे होते तो ये फ्रॉड किस टाइप का होता है, ठीक है। इसलिए आप authorized वर्ड तो यहाँ पे सही मुझे नहीं लग रहा है। authorized account as the amount is small it gets rarely noticed होता है। सलामी टेक्निक, this involve स्लाइसिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, स्लाइस कर लेते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, जैसे 2 पैसा या 3 पैसा का जो मैंने एग्जांपल किया था, फ्रॉम अ कंप्यूटराइज्ड ट्रांजैक्शन और अकाउंट। अ सलामी टेक्निक इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम राउंडिंग टेक्निक इन द सेंस ऑफ फिक्स अमाउंट इज डिडक्टेड। सब में से 2 ही पैसा, सब में से 3 ही पैसा जाएगा, लेकिन राउंडिंग डाउन के साथ ऐसा नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं सर, एक आता है ट्रैप डोर। ट्रैप डोर अलाउ इंसर्ट स्पेसिफिक लॉजिक, अपडेट करने के लिए आपको एक डोर आपने अलाउ कर रखा था। सच एज प्रोग्राम इंटरप्ट्स दैट परमिट टू रिव्यू ऑफ डाटा बट दे ऑल्सो परमिट इंसर्शन अनऑथराइज्ड लॉजिक। लेकिन ये डोर्स जो हैं ये हैकर्स को भी एंट्री दे देते हैं। स्पूफिंग अटैक इन्वॉल्व फ्रॉगिंग वन सोर्स एड्रेस, किसी और के, फ्रॉगिंग नहीं, फोर्जिंग वन सोर्स एड्रेस, किसी दूसरे के सोर्स एड्रेस के साथ आपने क्या किया, फोर्जिंग कर दी है, ठीक है। वन मशीन इज यूज्ड टू impersonate the other in spoofing technique. Spoofing occurs only after a particular machine has been identified as vulnerable। जैसे ही पता चलता है ये vulnerable है तो उसको ऊपर स्पूफ कर दिया जाता है। क्या करेगा, predator make a user think that he she, कि वो जो यूजर है ना वही is interacting with operating system, उसको तो लगता है कि यूजर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, a penetrator duplicate the login procedure, capture the user's password, आपका पासवर्ड तक चुरा लिया, attempt for a system crash and make user login again। तो इस तरीके के काम जो स्पूफिंग, मैंने आपको सोर्स कोड चेंज बताया था, सोर्स कोड क्या होते हैं, कहां से होते हैं, मैंने थोड़ा डिटेल में करके आपको बता दिया है। आई थिंक देखिए कुछ पार्ट तो इसका लर्न करना पड़ेगा हमें, सिर्फ इतना यहां से सिर्फ इतना पढ़ने के लिए ही आई थिंक 45 मिनट्स या उससे भी ज़्यादा लग चुके हैं, 52 मिनट्स हमें एक्सेसिव टाइम लग चुका है। और अभी भी अगर हम पूरा डिटेल करें तो और टाइम लग सकते हैं, एक एक वर्ड को एलैबोरेट करने लगे। बट इसके बाद अब जैसे एसिंक्रोनस अटैक्स, अब डाटा लीकेज, सबमिसिव अटैक, वायर टैपिंग, पिगी बैकिंग, ये सब चीज़ें ना बहुत नॉर्मल सी चीज़ें, आपको केवल मैं वर्ड समझा देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए अब टाइम कम लगेगा। बट ये वाला पोर्शन जो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स थे इसमें इतने टाइम की नीडेड थी तो मैंने वो टाइम दिया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एसिंक्रोनस अटैक के साथ। पहले इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। एसिंक्रोनस अटैक के बारे में जब बात हो रही है तो यहाँ पे आया क्या, एसिंक्रोनस अटैक, दैट इज अतुल्यकालिक अटैक। ओके सर, दीज अकर इन मेनी इन्वायरमेंट, चलो पहले इसको थोड़ा सा डिटेलिंग बताते हैं। आइए, एसिंक्रोनस अटैक, देखिए इसमें क्या होता है, इस अटैक में ऐसा लगता है कि मशीन में सब कुछ सही है फिर भी काम सही से नहीं होता है। जैसे ये सिंक्रोनस अटैक्स को समझें तो ये अटैक हो कहाँ रहा होगा सर, पहली बात तो सर ये बात करेगा आपसे कि ये हो रहा है इन्वायरमेंट में। हो कहाँ रहा है सर, ये इन्वायरमेंट में, कहाँ पे, इन्वायरमेंट में, मतलब जब ये डाटा इन्वायरमेंट में है तब ये अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है सर, ये इन्वायरमेंट में अटैक करके सर करते क्या है, डाटा इन्वायरमेंट में पहली बात तो अटैक कर रहा है। पहले तो समझो सर इन्वायरमेंट में अटैक कर रहे हैं, इसका क्या मतलब, जब डाटा ट्रांसमिशन फेज में है ना, ट्रांसमिटेड हो रहा है तब की बात कर रहा है, ट्रांसमिशन के टाइम अटैक हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो डाटा कैन बी मूव्ड synchronously, data can be moved synchronously, टेलीकम्युनिकेशन लाइन, मतलब डाटा तो टेलीकम्युनिकेशन लाइन पे भाई सामयिक रूप से एकदम आराम से टेलीकम्युनिकेशन लाइन पे इस तरीके से ट्रांसमिट होता रहता है। बट ट्रैफिक भी तो आता है, तो कभी कभी क्या होता है कि वही डाटा वेट कर रहा होता है, वेटिंग
फॉर ट्रांसमिशन, डाटा क्या है, ट्रांसमिशन के लिए वेट कर रहा है, मतलब डाटा वेटिंग फॉर टू बी ट्रांसमिटेड, वो डाटा जो ट्रांसमिट होने ही वाला है, जो वेटिंग कर रहा है ट्रांसमिशन के लिए, टू बी ट्रांसमिटेड, उस डाटा को इन्वायरमेंट के अंदर ही, जो डाटा ट्रांसमिशन लाइन पे जाने वाला है, ट्रांसमिट होने वाला है, उस डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया गया, उस डाटा को अनऑथराइज्ड क्या कर लिया गया, एक्सेस कर लिया गया। ओके ओके। और इस टाइप के ना जो इसमें बोलेगा एसिंक्रोनस अटैक्स जो होते हैं वो वेरी हार्ड टू डिटेक्ट होते हैं, बिकॉज बहुत माइनर, मतलब बिल्कुल यूं चुटकी बजाते ही वो अटैक्स हो जाते हैं, इसलिए हार्ड टू डिटेक्ट होते हैं। चलिए इसको एक बार पढ़ें, तो इसमें कुछ भी नया लिखा हुआ मिलने वाला ही नहीं है, हर जगह अनऑथराइज्ड एक्सेस के बारे में बात करते हैं। दे अकर इन मेनली इन्वायरमेंट वेयर डाटा कैन बी मूव्ड सिंक्रोनसली अक्रॉस टेलीकम्युनिकेशन लाइन, वहां पे ये अटैक होते हैं। एसिंक्रोनस अटैक वहां पे किए जाते हैं जहां डाटा टेलीकम्युनिकेशन लाइन पे मूव करता है, डाटा दैट इज वेट टू बी ट्रांसमिटेड, सर वो डाटा जो वेट कर रहा है ट्रांसमिट होने के लिए, आर लाइबल टू अनऑथराइज्ड एक्सेस, उस डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया है, और ये कॉल्ड होता है एसिंक्रोनस अटैक। ओके सर, मतलब डाटा टू बी, अगर आपको एसिंक्रोनस अटैक लिखने के लिए आता है तो आप सीधे लिखेंगे कि सर डाटा टू बी ट्रांसमिटेड के ऊपर जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है वो एसिंक्रोनस अटैक है। ये देखिए, हम फिल्टर्ड वे में टर्म आपको बस बता रहे हैं जो आपको याद भी रहे, और सिर्फ वही टर्म याद करेगा, पूरी लाइन लिखने या रटने जाएंगे तो नहीं पॉसिबल होता है। दीज अटैक्स आर हार्ड टू डिटेक्ट बिकॉज दे यूजुअली वेरी स्मॉल पिन लाइक इंसर्शन एंड आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहली बात तो सर क्यों डिटेक्ट नहीं कर सकते, एकदम स्मॉल इंसर्शन होता है, मतलब रिस्पॉन्डरी एंट्री, मतलब बहुत स्मॉल रिस्पॉन्डरी एंट्री देता है, तुरंत एंट्री कर लेता है रिस्पॉन्सिव वे में, इसलिए इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। सर ये कर क्या रहा है आपका, डाटा लीकेज। डाटा लीकेज वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि आपके डाटा को स्टील कर रहा है, चुरा रहा है, लीकेज, ठीक। यस सर, दिस इन्वॉल्व लीकिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ कंप्यूटर बाय मींस ऑफ डंपिंग फाइल्स आउट टू पेपर और स्टीलिंग कंप्यूटर रिपोर्ट एंड टेप, या फिर टेप कर दे रहा है उनको। सबवर्सिव अटैक, सर सबवर्सिव अटैक मतलब सीधी सी बात है यहाँ पे तो टेररिज्म, सर टेररिज्म, चलो टेररिज्म नहीं तो सर विनाशकारी शक्तियां आ गई यहाँ पे। ये तो जैसे सबवर्सिव मतलब भी हो गया विनाशकारी, ठीक है, तो मतलब ये तो आपको समाप्त, आपको नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से किया गया हमला है आपके ऊपर, या आपके ऊपर हमला हो रहा है। और ये हमला हो रहा है क्यों, देखो समझो, दिस कैन बी प्रोवाइड इंट्रूडर्स, ये वो जो घुसपैठिए है ना, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस वाले घुसपैठिए हैं, उन घुसपैठियों को विद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मैसेज बीइंग ट्रांसमिटेड, दिस कैन बी प्रोवाइड इंट्रूडर विद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन about message being transmitted and intruder may be attempt to violate the integrity of some component in the subsystem। मतलब क्या है, जो मैसेज ट्रांसमिट होने वाला है टेलीकम्युनिकेशन लाइन पे, हम पहली बात तो एसिंक्रोनस अटैक पढ़ रहे हैं, तो एसिंक्रोनस अटैक में हमने पढ़ा क्या, जो वेटिंग टू बी ट्रांसमिटेड टेलीकम्युनिकेशन लाइन है, इस पे मैंने आपको जो बताया था ना कि हेडर होता है, बॉडी होती है, डाटा पैकेट ऐसे जाते हैं, तो जो डाटा पैकेट्स जाने ही वाले हैं उस मैसेज के ऊपर ये अटैक करते हैं ये घुसपैठिए लोग, और इस इंफॉर्मेशन को देख भी सकते हैं, या फिर क्या होता है इसकी इंटीग्रिटी, मतलब जो मैसेज आपने भेजा है उस मैसेज को बदल भी सकते हैं, दैट्स कॉल्ड सबमिसिव अटैक। वायर टैपिंग, सर वायर टैपिंग का सबसे इजी एग्जांपल समझिए, स्पाइंग कर रहे हैं आप, जासूसी कर रहे हैं, पुरानी पिक्चरों में देखा होगा जॉनी लीवर टेलीफोन के खंबे पे चढ़कर फोन से बात करता है, लोगों की बातें सुन रहा है। जो लैंडलाइंस होते थे उसमें क्या है कि जो पोल के थ्रू वायर गए होते हैं ना, अगर पोल पे आप चढ़ जाए और वायर लगा ले तो आप जो बातें हो रही है वो सुन सकते हैं, दैट्स कॉल्ड वायर टैपिंग। ये जो तरीका था इसको क्या कहते हैं, वायर टैपिंग। तो दिस इन्वॉल्व स्पाइंग ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्लियर है सर। अब बात करते हैं पिगी बैकिंग की। सर पिगी बैकिंग क्या है, पहले इसको पढ़िए। दिस इज द एक्ट, ये वो एक्ट है ऑफ फॉलोइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन थ्रू अ सिक्योर्ड डोर और इलेक्ट्रॉनिक अटैचिंग टू द ऑथराइज्ड टेलीकम्युनिकेशन लिंक। पिगी बैकिंग मतलब आप फॉलो कर रहे हैं किसको, ऑथराइज्ड पर्सन को। पिगी बैकिंग क्या है, ये अनऑथराइज्ड पर्सन है और ये जो है ऑथराइज्ड पर्सन है। तो पिगी बैकिंग के अंदर अनऑथराइज्ड पर्सन ऑथराइज्ड पर्सन को क्या करता है, फॉलो कर रहा होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात देखिए यह क्या है, एक सिक्योर्ड डोर के थ्रू फॉलो कर रहा होता है, सिक्योर्ड डोर के थ्रू फॉलो कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक अटैच कर लेता है टू एन ऑथराइज्ड टेलीकम्युनिकेशन लिंक, या ये पिगी बैकर
खुद को इलेक्ट्रॉनिकली किसी ऑथराइज्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन पे अटैच कर लेता है। कैसे? आप अपने पड़ोसी का वाईफाई पासवर्ड चोरी करके अगर यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपने उसका जो ऑथराइज्ड टेलीकम्युनिकेशन लिंक है उस पर खुद को अटैच कर लिया। या फिर हॉटस्पॉट लेके यूज कर रहे हैं, तो क्या अनऑथराइज्ड पर्सन को आप उसके पीछे उसको फॉलोइंग कर रहे हैं ना। इस तरीके की बातें यहां हो रही है। मतलब आप किसी का वाईफाई अगर लेके यूज कर रहे हैं तो वो आपके पिगी बैकिंग में आ जाएगा। ये क्या करते हैं? दैट इंटरसेप्ट्स द अलर्ट ट्रांसमिशंस, अल्टर ट्रांसमिशन, ये इंटरसेप्ट कर ट्रांसमिशन को अल्टर कर सकता है। दिस इन्वॉल्व इंटरसेप्टिंग communication between the operating system and user and modify them or substituting new message। मतलब क्या यार, यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, देखो जो OS है और जो इसका यूजर है, इन दोनों के बीच में आके जो मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड है इन दोनों के बीच में, उस मैसेज को अल्टर कर सकता है या कभी कभी सब्सटीट्यूटिंग मैसेज को भी कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फिर से देखिए, दिस इन्वॉल्व इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन किसके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूजर, मतलब ओएस और यूजर के बीच में। और अगेन क्या सर, ये एसिंक्रोनस अटैक है, तो जो डाटा कम्युनिकेशन होगा टू बी कम्युनिकेशन पे जो जाने वाला होगा, उस डाटा के ऊपर या तो उस डाटा को मॉडिफाई कर देगा या अपने हिसाब से सब्स्टिट्यूट करके चेंज कर देगा। मतलब आपने मान लो यार आईसीआई का लोगो मांगा था, वो आपके पास किसी और चीज का, हमारी क्लासेस का लोगो भेज रहा है, इस तरीके की सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, या फिर आईसीआई के लोगो में कुछ कलर चेंज कर दे रहा है, या फिर उसको अल्टर कर दे रहा है। तो ये दोनों ही काम कर सकता है क्या, पिगी बैकिंग। और पिगी बैकिंग का मतलब क्या है, किसी दूसरे ऑथराइज्ड पर्सन को फॉलो अप करना या किसी ऑथराइज्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन को लिंक करना इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, यस सर। आज के लेक्चर में आपको भी मजा आ रहा होगा क्योंकि एकदम अलग अलग टाइप की चीजें सुनने को मिल रही होगी। अब पढ़ेंगे लॉजिकल एक्सेस वायलेशन। लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स, जो लॉजिकल एक्सेस को वायलेट करते हैं वो लोग आर ऑफन द सेम पीपल हु एक्सप्लॉइट फिजिकल एक्सपोजर। जो लोग फिजिकल एक्सपोजर के लिए जो लोगों को हमने पढ़ा था, वही लोग लॉजिकल एक्सेस को भी वायलेट करते हैं। ऑल्दो द स्किल नीडेड टू एक्सप्लॉइट लॉजिकल एक्सपोजर, जबकि लॉजिकल एक्सपोजर के लिए थोड़ी सी स्किल चाहिए होती है, आर मोर टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स। दे आर मेनली एज फॉलोज। कौन लोग होते हैं सर जो लॉजिकल एक्सेस को वायलेट कर रहे होते हैं? हैकर्स। ठीक है सर, हैकर्स तो करेंगे। हमारे एम्प्लॉयज भी होते हैं। एम्प्लॉयज में ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड का मतलब है कि आपको जिस सिस्टम से ऑथराइजेशन, जो स्कोप, जिस चीज की एक्सेस का या ऑथराइज आपको किया गया था, आपने खुद ने कर दिया, या फिर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन भी कर सकता है, भले वो मेरा एम्प्लॉय क्या ना हो, मतलब कलीग। कोई दूसरा 50 आदमी है ना, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो 50 में से जिसको सिस्टम के ऑथराइज्ड हो वो भी कर सकता है, और जिसको उस सिस्टम के ऑथराइज्ड न हो वो भी इंसान कर सकता है। मेरा आईएएस पर्सोनल कर सकता है, फॉर्मर एम्प्लॉय, उसको कोई मन में खुन्नस होगी, वो हार्म करना चाहता होगा, उसके अंदर गुस्सा होगा, तो फॉर्मल एम्प्लॉय भी हमारा लॉजिकल एक्सेस को वायलेट कर सकता है, या एंड यूजर जो यूज कर रहा है वो भी वायलेट कर सकता है। अब देखो बड़ा मजा आने वाला है सीरियसली इस में। अब आपको इतना ज्यादा मजा आएगा जिसकी कोई हद नहीं है, बिकॉज आप परेशान किस चीज पे थे सर? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। सर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल टफ है सर, अभी तक हमने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पढ़ा ही नहीं है। हैं सर, क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, आइए थोड़ा सा एक सेकेंड में आपको क्लियर करूं जरा। ये उठाया हमने रबड़ और ये चीज़ें की थोड़ी सी क्लियर। ओके सर, अब आइए अब आपको कुछ चीज़ें भी हम दिखा रहे हैं, बस अब आप देखते जाइएगा कि हमने पढ़ा क्या है। अभी थोड़ी बातें क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। सर अभी तक हमने जो पढ़ा है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल हेडिंग थी, और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में यहाँ तक पढ़ा था, और उसके बाद हम ये पढ़े कि अगर मेरा कंट्रोल नहीं लगा होगा, अगर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं लगेगा तो क्या टेक्निकल एक्सपोजर्स हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है। उसके बाद हमने डाटा डिडलिंग बॉम्ब, क्रिसमस कार्ड वॉर्म या राउंडिंग डाउन सलामी टेक्निक, ये सब क्या पढ़ी? टेक्निकल एक्सपोजर्स के बारे में, पिगी बैकिंग वगैरह टेक्निकल एक्सपोजर के बारे में पढ़े। अब हम दोबारा पढ़ने जा रहे हैं सर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या है, कैसे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगे हैं। अब हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं, और बिलीव मी दिस इज वेरी इजी थिंग। आपको सब कुछ पता है, बस हेडिंग्स पढ़िए, आप खुद कहेंगे रे सर बस क्या यही था? जी हाँ यही था।
पहली बात इसने क्या की कि आप जिस एम्प्लॉय को एक्सेस दे रहे हैं, अब एक्सेस कंट्रोल के लिए तो अब भाई पहले किसी एम्प्लॉय को एक्सेस दे रहे होगे सिस्टम का, तो हम एक्सेस मैनेजमेंट करेंगे, ठीक। तो उसने पहली हेडिंग लिखी यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, जिसको हम एक्सेस दे रहे हैं उसको मैनेज करेंगे। उसके बाद बोलते हैं यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको एक्सेस मिल गया है, जिसको एक्सेस मिल गया है, जिसको एक्सेस मिल गया है, एक्सेस पाने के बाद उसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। देखिए अधिकारों के दायित्व भी आते हैं, तो इसको अगर कुछ अधिकार मिले तो इसके एक्सेस मिला तो इसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ दायित्व भी आ गए हैं। चलिए पहले हम पढ़ते हैं सर यूजर एक्सेस मैनेजमेंट कैसे होगा। तो यूजर का रजिस्ट्रेशन करो। सर रजिस्ट्रेशन मतलब पीसी नंबर 173 का यूजर मिस्टर श्याम है, ये आपने यूजर का एक रजिस्ट्रेशन कर दिया। इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी यूजर इज डॉक्यूमेंट, कौन सा यूजर कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सम क्वेश्चन लाइक व्हाई एंड हु इज द यूजर ग्रांटेड टू एक्सेस, भाई कौन हो तुम और तुम्हें किस हद तक का एक्सेस ग्रांट करना है या कौन एक्सेस ग्रांट करेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। इसका मतलब सीधी बात सर, हम किस पर्सन को एक्सेस देने जा रहे हैं यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको रजिस्टर करो किस पर्सन को एक्सेस देना है। आप पूरा पढ़ी, बहुत इजी चीज है। और ये साथ साथ एक्सेस के साथ साथ डी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी इक्वली इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसका मतलब मान लीजिए जब ये जॉब छोड़ के जा रहा है तो इसके एक्सेस को खत्म करिए वहीं पे। सर हाँ सर, ये तो मेरे ऑफिस में आ ही नहीं पाएगा, तो कैसे एक्सेस खत्म करो या ना करो, बात कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एक्सेस खत्म करना एक पॉलिसी में होना चाहिए। मान लीजिए घूमते घूमते आया और कुछ कर दिया, तो मान लीजिए रिमोट लोकेशन के थ्रू कोई आईडी पासवर्ड से काम होता था वो इसने यूज कर ली, तो इसलिए आपको डी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को भी इक्वली इंपॉर्टेंट समझना होगा। अब प्रिविलेज मैनेजमेंट। सर प्रिविलेज मैनेजमेंट को ये कह रहा है कि प्रिविलेज आर टू बी aligned with job requirement and responsibility and are to be minimum with respect to their job functions. For example, an operator of the order counter shall have direct access to order processing. जो इंसान ऑर्डर का काउंटर करता है वो ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिविटी पे डायरेक्ट एक्सेस रख पाए, इसको कहते हैं प्रिविलेज मैनेजमेंट। इसके साथ साथ हम एक चीज आपको प्रिविलेज मैनेजमेंट के लिए बता सकते हैं। मान लीजिए ये आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं। चलो सर मेरा एक यहाँ पे सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और यहाँ पे ये ब्रांच का मैनेजर है कोई छोटा सा, ठीक है। अगर दोनों लोग एक्सेस मांग रहे हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, तो सॉफ्टवेयर या सर्वर किसको पहले एक्सेस देगा? सर प्रिविलेज किसको देगा? बड़े ऑफिसर सीईओ को। तो प्रिविलेज मैनेजमेंट के अंदर ये चीजें भी आ जाती हैं, भले यहाँ नहीं लिखा है। इसके बाद सर हम देखो अभी एक्सेस दे रहे हैं, तो पहले बताओ किसको एक्सेस दिए? प्रिविलेज मैनेजमेंट किए, जिस यूजर को एक्सेस दिए यूजर को पासवर्ड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पासवर्ड के बारे में हमने कई जगह पढ़ा है। फिर रिव्यू ऑफ यूजर एक्सेस राइट। रिव्यू ऑफ यूजर एक्सेस राइट का मतलब जिसको हमने एक बार एक्सेस दे दी, सर हमने अगर इसको एक बार एक्सेस दे दी तो रिव्यू भी करना पड़ेगा पीरियोडिकल टर्म पे। एज लाइक सर मान लीजिए इन भाई साहब को जो एक्सेस मिली थी ये उस समय मेरे स्टोर इंचार्ज थे और आज की डेट में ये अकाउंटिंग हेड हैं, तो क्या इनकी एक्सेस की जो लिमिट है वो बढ़नी चाहिए? सर बढ़नी चाहिए, ठीक है सर। तो इनकी यूजर का एक्सेस राइट का रिव्यू करते रहना चाहिए, क्या पता इस यूजर को एक्सेस बढ़ाना है, या फिर ये स्टोर डिपार्टमेंट से तो हट चुके हैं, अब डायरेक्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो स्टोर में मतलब इन्वेंट्री का जो इनका एक्सेस था, इन्वेंट्री फिजिकल काउंट का जो एक्सेस था उसको हटाओ और केवल का एक्सेस दो। ये सब चीजें आती हैं यूजर एक्सेस राइट में। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे आप लोग कृपया करके, थोड़ा क्लियर कर दिया, एक बार प्लीज मेरे साथ बोलो। सम ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल कौन से होते हैं? सर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में पहला आएगा यूजर एक्सेस कंट्रोल। सर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में पहला आएगा यूजर एक्सेस कंट्रोल। देखो मैंने फिर मिटा दिया। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में क्या आएगा? यूजर एक्सेस कंट्रोल। और यूजर एक्सेस कंट्रोल कैसे करना? यूजर रजिस्ट्रेशन, प्रिविलेज मैनेजमेंट, यूजर पासवर्ड एंड मैनेजमेंट एंड रिव्यू ऑफ यूजर एक्सेस राइट। ठीक है सर। अब सर दूसरी टर्म आ गई, पहला हमने क्या पढ़ा? यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं सर यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या पढ़ रहे हैं? यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दूसरा पॉइंट है हमारा। ये पॉइंट्स थोड़े से फॉन्ट इसके छोटे हैं, आप चाहो तो आप अलग हाइलाइटर से या इस तरीके से कुछ बॉक्स बना के देख सकते हो। तो सर यूजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर पासवर्ड यूज करे,
अनअल्टर्ड यूजर इक्विपमेंट को यूज करे, जो यूजर को इक्विपमेंट यूज करने उन्हीं को यूज करे। यूजर शुड इंश्योर दैट नन ऑफ द इक्विपमेंट अंडर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इवन लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड। कोई अनप्रोटेक्टेड इक्विपमेंट को यूजर यूज ना कर रहा हो। दे शुड ऑल्सो सिक्योर देयर पीसीज विथ अ पासवर्ड एंड शुड नॉट लीव इट एक्सेसिबल टू अदर। ऐसा नहीं है कि लॉगिन करके छोड़ के यूजर चला गया, ये यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि पासवर्ड का यूज करे, अपने पीसी की एक्सेस किसी को भी ऐसे फ्रीली ना दे दे और सारे इक्विपमेंट सही से यूज करे। जब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? यूजर के ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। सर तीसरा आपके ऊपर आ रहा है, ये दोनों हो गए क्या? हाँ सर ये दोनों हो गए। तीसरा आ रहा है सर आपके ऊपर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, तो सर नेटवर्क के लिए ना पहले बात ये देखिए, बहुत जनरल बातें लिखा होगा, ठीक है, कि पॉलिसीज होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और चैप्टर 4 का जो इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फायरवॉल्स वगैरह हमने जो वहाँ बताया था, अधिकतर चीज़ें यहाँ पे फिर से होंगी, रिपीट नहीं किया जाएगा, बिकॉज आपका फिर से मैसेज आ जाएगा सर टाइम ज़्यादा लग जा रहा है एक एक लेक्चर में। वैसे सिर्फ एक ही मैसेज आया था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबको तो काफ़ी पसंद आया। ये नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल की बात करते हैं। पॉलिसी ऑन यूज़ ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, भाई नेटवर्क को कैसे यूज़ करना है इसकी एक पॉलिसी बनाइए। हर जगह कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनीज में जो भी काम हो रहा होता है ना, कंपनी सच आप ऑर्गेनाइजेशन टर्म यूज़ करिए, हर काम के लिए एक पॉलिसी की जरूरी होती है। तो जो नेटवर्क है एक्सेस कंट्रोल के लिए क्या, नेटवर्क की एक पॉलिसी बनाइए कि नेटवर्क यूज़ कैसे होगा। An enterprise-wide policy applicable to internet service requirement aligned with the business need, बिजनेस की नीड के हिसाब से भाई बताओ कि कैसे हमको नेटवर्क यूज करना है। फॉर यूजिंग द इंटरनेट सर्विस द फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट सर्विस एंड अप्रूवल ऑफ द एक्सेस देम शुड बी पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी। कैसा इंटरनेट आपको लेना है, कितनी आपकी एलिजिबिलिटी होती है, कितना कंजम्पशन है, ये सब कुछ आ गया आपका पॉलिसी के अंदर। उसके बाद इन्फोर्स्ड पाथ, किस पाथ के थ्रू काम होगा। बहुत जगह देखिए लैन लगा होता है, कुछ जगह वाईफाई होती है एंड ऑल दैट, ये सब चीजें भी आ गई। बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट, जिस तरीके का रिस्क है उसको पहले उसकी असेसमेंट करिए। इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट पाथ और रूट कनेक्टिंग द नेटवर्क, की किस तरीके से आप नेटवर्क में कनेक्ट होंगे। इंटरनेट एक्सेस बाय एम्प्लॉय विल बी राउटेड थ्रू फायरवॉल एंड प्रॉक्सी। सर इंटरनेट एक्सेस होगा वो फायरवॉल के थ्रू रूट करना चाहिए। अब सर फायरवॉल क्या होता है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो फायरवॉल कुछ भी नहीं था, जब भी आप इंटरनेट के थ्रू अपना कोई और नेटवर्क कनेक्ट कर रहे होते हैं या अपना सिस्टम ही कनेक्ट कर रहे होते हैं तो बीच में आता है फायरवॉल, इंटरनेट और अदर डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी के लिए। और देखिए क्या करता है ये, फायरवॉल इज अ सिस्टम दैट इन्फोर्स एक्सेस कंट्रोल बिटवीन टू नेटवर्क। दो नेटवर्क के बीच में कहा गया, फायरवॉल आ गया। टू अकम्प्लिश दिस ऑल ट्रैफिक बिटवीन, जितने भी ट्रैफिक हैं बिटवीन द एक्सटर्नल नेटवर्क, बाहर के नेटवर्क में, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट मस्ट पास थ्रू द फायरवॉल विथ दैट विल अलाउ ओनली ऑथराइज्ड ट्रैफिक बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड टू पास थ्रू इट। भाई साहब फायरवॉल क्या करता है ना, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी इंटरनेट के थ्रू, जब आप इंट्रानेट में जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो केवल ऑथराइज्ड आदमी को ही एंट्री देता है और आउटसाइडर्स को कहता है निकल लो यहां से, पास थ्रू कर देता है। द फायरवॉल मस्ट बी इम्यून द पेनिट्रेट दैट बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन एडिशन टू इंसुलेटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क। ऑर्गेनाइजेशंस के नेटवर्क को इंसुलेशन के लिए, इंसुलेटिंग करने के लिए, जो एक होता नहीं कि जिससे इंसुलेटिंग मतलब आप समझ लीजिए जो जब इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए भी इंसुलेटर्स का यूज किया जाता है, तो उस तरीके से नेटवर्क में इंसुलेटर्स का यूज किया जाता है नेटवर्क को रोकने के लिए फ्रॉम एक्सटर्नल नेटवर्क। फायरवॉल कैन बी यूज टू इंसुलेट पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट फ्रॉम इंटरनल एक्सेस ऑल्सो। मतलब फायरवॉल देखो इंट्रानेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो खुद का नेटवर्क है ना, उसके भी किसी पार्ट को अनअवेलेबल बना सकता है, इंसुलेट कर सकता है कि अंदर के लोग भी इस स्पेसिफिक पार्ट को ना पा पाए। मतलब पहले तो इंटरनेट के थ्रू इंसुलेशन का काम कर रहा है कि भाई बाहरी कोई आदमी हमारे प्राइवेट नेटवर्क को ना देख पाए, मतलब इंट्रानेट को ना देख पाए। इंट्रानेट के अंदर भी एक वॉल क्रिएट कर सकता है कि भाई अंदर के आदमी भी इस पोर्शन पे जो इंट्रानेट का ये पोर्शन है, ये इंटरनल एक्सेस भी ना मिल पाए इस पे। ओके सर आगे अगर पढ़ना है तो इंक्रिप्शन वो जो पूरा व्हाट्सएप का मैंने भी प्रीवियस क्लास में बनाया था, साइफरटेक्स्ट, क्लियर टेक्स्ट एंड ऑल दैट, दोनों साइड की यूज होती है, अदर थिंग्स। सर टू जनरल अप्रोचेस आर यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन, प्राइवेट की एंड पब्लिक की इंक्रिप्शन, प्राइवेट की, पब्लिक की एंड ऑल दैट, वो भी आपको बताया हुआ है शायद इसी में।
कॉल बैक सर्विस पे तो भी आते हैं। चलो हमने कहाँ तक पढ़ लिया आपको। चलो सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, सर सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क के बारे में बोल रहा है, बेस्ड ऑन द सेंसिटिव हैंडलिंग फंक्शन से अ वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसके बारे में भी आपको चैप्टर 4 में बताया हुआ है। कनेक्टिंग बिटवीन अ ब्रांच ऑफिस एंड हेड ऑफिस, दिस नेटवर्क इज टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम इंटरनेट यूजेज सर्विस। इसका मतलब क्या होता है सर, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है कंपनी का, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, लेकिन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैसे होता है, क्योंकि इस नेटवर्क की एक्सेस अगर आपको लेनी है, जैसे मान लीजिए ये आपका है हैदराबाद में, ठीक है, और आप लंदन ऑफिस में गए हुए हैं, तो वहां से आपको एक्सेस लेनी है, तो आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस लेते हैं, तो ये इंटरनेट के थ्रू रूट हुआ, तो डेट्स कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये, और आप अपने प्राइवेट नेटवर्क के में जा रहे हैं थ्रू द इंटरनेट, तो यहाँ पे एक वीपीएन आईडी आती है, नेटवर्क बनता है। ओके ओके सर। नेटवर्क कनेक्शन एंड राउटिंग कंट्रोल, नेटवर्क कनेक्शन कैसा होगा, राउटिंग का कंट्रोल, वो जो बातें थोड़ी थोड़ी ऊपर बताई हुई थी। सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, नेटवर्क सर्विस, सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, नेटवर्क की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है। द टेक्निक ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पॉलिसी शुड बी इंप्लीमेंटेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क। देखिए यार क्या नई बात लिख दी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे आप हिंदी पढ़ सकते हैं और कुछ भी नहीं। द टेक्निक्स ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पॉलिसी शुड बी इंप्लीमेंटेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क। कुछ भी नया बोला है क्या इसने? हाँ भाई, ऑथराइजेशन के लिए टेक्निक्स लगाइए, इंप्लीमेंट करिए, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए हर जगह एक्सेस में डाटा इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन को ही हम पढ़ रहे होंगे घुमा फिरा के, कहीं कुछ नहीं आ रहा है ना, 3-4 वर्ड भी आप लिख के आ जाएगा किसी भी नए टर्म के अंदर। अब आते हैं कॉल बैक डिवाइसेस। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द की टू नेटवर्क सिक्योरिटी इज टू कीप द इंट्रूडर ऑफ द इंट्रानेट रेदर देन इम्पोजिंग सिक्योरिटी मेजर आफ्टर द क्रिमिनल हैज connected to the intranet. All callback devices requires the user to enter a password and then the system break the connection. भाई साहब जितने भी कॉलबैक डिवाइसेस होती हैं ना, यहाँ से थोड़ा सा समझो, ये जो कॉलबैक डिवाइसेस होती हैं ये यूजर्स को, मतलब जो आपको, जो ऑथराइज्ड यूजर हैं, उसकी बात कर रही हैं, उनको एक पासवर्ड इंटर करना पड़ता है, देन द सिस्टम ब्रेक द कनेक्शन, और सिस्टम कनेक्शन ब्रेक कर देता है। इफ द कॉलर इज ऑथराइज्ड, और इफ द कॉलर जो मतलब ऑथराइज्ड पर्सन था, द कॉल बैक डिवाइस डायल्स द कॉलर्स नंबर टू एस्टैब्लिश अ न्यू कनेक्शन। अब उसने तो, सिस्टम ने तो कनेक्शन तोड़ दिया, सिस्टम आपसे कनेक्शन करने के लिए कॉल कर रहा है, और अगर आप ऑथराइज हो गए तो दिस लिमिट एक्सेस ओनली फ्रॉम ऑथराइज्ड टर्मिनल एंड टेलीफोन नंबर्स एंड प्रिवेंट एन इंट्रूडर masquerading as a legitimate user. This also helps to avoid the call forwarding and man in the middle attack. मैन इन द मिडिल अटैक को भी रखता है, कॉल फॉरवर्डिंग के अटैक को भी रखता है, क्योंकि जैसे ही आपने क्या किया, यूजर थे, आपने पासवर्ड डाला, आप नेटवर्क में जा रहे थे, यहाँ पे खत्म हो गई, खत्म कर दी। अब आपसे, आप यहाँ पे यूजर हो, सिस्टम आपसे कनेक्टिविटी कर रहा है, और अगर आपका वो ऑथराइज्ड कोड है, वो टर्मिनल जो है वो ऑथराइज्ड है, वो कॉलर नंबर ऑथराइज्ड है, तो ही कनेक्शन मेंटेन हो पाएगा, वरना कनेक्शन मेंटेन नहीं होगा तो बाहर का कोई भी आदमी अगर इस पे एक्सेस करने की कोशिश हो रहा है, उसका भी तो ड्रॉप कर देगा ये प्रोसेसर, और उसको कॉल बैक करेगा, तो भाई ये तो ऑथराइज्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे कभी भी नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड ही नहीं हो पाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? बोल दो सर। आ गई है। इसमें टोटल 6 कंट्रोल्स के बारे में आपको पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग एक्सेस कंट्रोल। बट उसके पहले आपको एक लाइन पढ़ाना चाहेंगे हम, जो है सर कंट्रोल, जो है सर क्या, कंट्रोल व्हेन मोबाइल। मतलब सर एकदम नया ये टर्म आया, आपके प्रीवियस एग्जाम से लेके इस एग्जाम के बीच में ये टर्म ऐड हुआ है। ब्लू टेक्स्ट मतलब न्यू एडिशन। कंट्रोल्स व्हेन मोबाइल, जब आप मोबिलिटी पे हैं, मतलब आप चल रहे हो भाई, आपका ऑफिस पड़ा है हैदराबाद जैसा कि, और आप हो लंदन में, तो आप मोबाइल में हो ना, तो इसमें भी कंट्रोल करना पड़ेगा एक्सेस को। मोबिलिटी की बात करते हैं। इन टुडेज ऑर्गेनाइजेशन, आज के दिनों में, आज के ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटिंग फैसिलिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन डाटा सेंटर अलोन। सिर्फ और सिर्फ डाटा सेंटर पे ही नहीं रहता है रिस्ट्रिक्शन, कभी पॉसिबल नहीं है, दूर बैठे भी हम अपने इस डाटा पे एक्सेस भी ले सकते हैं और कंप्यूटिंग भी करा सकते हैं। इसलिए एज ऑफ एक्सेस इतना इजी हो गया एक्सेस। एज ऑफ एक्सेस ऑन द मूव प्रोवाइड इफिशियंसी एंड रिजल्ट इन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई साहब एज ऑफ एक्सेस ये आपको इफिशियंट तो बना रहा है, लेकिन आपको इफिशियंसी देने की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है ऑन द मैनेजमेंट टू मेंटेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कि आप सिक्योरिटी को मेंटेन करें। थेफ्ट ऑफ डाटा कैरिड ऑन द डिस्क ड्राइव अप
पोर्टेबल कंप्यूटर इन अ हाई रिस्क फैक्टर। थेफ्ट ऑफ डाटा, जो डाटा है ना उसको डिस्क ड्राइव पे पोर्टेबल कंप्यूटर पे चुराया जा सकता है, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एक्सेस ऑफ दिस इज क्रिटिकल। फिजिकल एक्सेस के साथ साथ, चलो फिजिकल की तो बात ठीक है कि सिस्टम जो रखा है मेरे हैदराबाद ब्रांच में, लेकिन साथ साथ जो लॉजिकल एक्सेस है ना कि हम रिमोट लोकेशन से भी कोई ना कोई एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करके ना अपने हैदराबाद सेंटर के इस डाटा तक पहुंचते हैं, इन दोनों की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एंड क्रिटिकल है। इंफॉर्मेशन इज टू बी इंक्रिप्टेड एंड एक्सेस आइडेंटिफिकेशन। इंक्रिप्शन का ही मतलब है, पता है आपको, इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड हो ताकि बीच में कोई चोरी कर ले तो भी ना समझ पाए, साइफर टेक्स्ट में हो। एंड एक्सेस आइडेंटिफिकेशन लाइक फिंगरप्रिंट, आई आइरिस एंड स्मार्ट कार्ड आर नेसेसरी टू सिक्योरिटी फीचर्स। इस टाइप के कोई सिक्योरिटी फीचर्स को यूज करना चाहिए। क्लियर? क्लियर है सर। अब हम आते हैं अपने और भी ज़्यादा इजी टॉपिक, दैट इज फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल एंड फिफ्थ एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग एक्सेस कंट्रोल। देखो इतना बड़ा है ये, आप पूरा पढ़ लो, रट लो, क्या वहाँ पूरा लिखने वाले हैं आप? जी नहीं। टर्मोलॉजी की जगह मेरा मानना होगा पे हेडिंग पढ़ लेना, क्योंकि अंदर लगभग सब में बात सेम ही लिखी है। आप एक रीडिंग करोगे ना इसकी, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है जितना मैंने पढ़ा दिया है उस बेसिस पे। नहीं समझ में आया ना कोई बात, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपने सारी क्लासेस की हैं जिस सीक्वेंस में मैंने दी हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा ही आएगा। देखिए मज़ा तो आपको अब बहुत ज़्यादा आने वाला है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको ओएस के बारे में हमने कई जगह बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है। सब कुछ यार बिलीव करो, कुछ घुमा फिरा के अब वही सब बोलेगा। ये जो इन्होंने इतना लिखा ना, मैंने बताया नहीं तो लिखना था इनको तो बोल दिया, लेकिन घुमा फिरा के वो सारी बातें कह देगा जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है किसी न किसी और जगहों पे, या जनरली आप जानते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस is the computer control program that allow user and their applications to share and access common computer resources। ठीक है सर, ओएस पता था ना, यूजर को एक्सेस देगा और उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आपके मोबाइल में एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड के अंदर एप्लीकेशन है यूट्यूब। ओके सर, सच एज प्रोसेसर, मेन मेमोरी, डाटाबेस एंड प्रिंटर। और जब ये एक ओएस जो है ये सारे के सारे शेयर्ड रिसोर्सेज को भी पूल करके शेयरिंग करता है। हाँ सर ठीक है। अब आइए, मेजर टास्क ऑफ द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आर जॉब शेड्यूलिंग, मैनेजिंग हार्डवेयर, हार्डवेयर को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, मेंटेन करता है सिस्टम की सिक्योरिटी को, इनेबलिंग करता है मल्टीपल यूजर रिसोर्सेज को, मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज जो है प्रिंटर कोई भी शेयर करे, मतलब प्रिंटर जो रिसोर्स है वो सारे के सारे नेटवर्क में एडेड पीयर्स शेयर कर सकें। हैंडलिंग करता है इंटरप्ट्स एंड मेंटेन करता है यूजर्स रिकॉर्ड्स को। ओके सर, इंटरप्ट, अगर कुछ इंटरप्शन आ गई तो उसको भी हैंडल करने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, मेंटेन करेगा यूजर्स के रिकॉर्ड को। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी इन्वॉल्व पॉलिसी। सर किसी भी जगह सिक्योरिटी में हमने पॉलिसी हर जगह पढ़ी है। हाँ सर पढ़ी है हमने। प्रोसीजर, सर प्रोसीजर हर जगह पढ़े हैं। एंड कंट्रोल, पॉलिसी है, कंट्रोल लगाने के लिए ही तो पॉलिसी बनाई थी, कंट्रोल लगाने के लिए तो पॉलिसी बनाई थी। हाँ सर, तो ये कंट्रोल करता है। ओके, कंट्रोल एंड डिटरमाइन हु कैन एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन एक्सेस करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। एक्सेस कंट्रोल के तहत हम इस चीज को पढ़ेंगे। विच रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस्ड, कौन से रिसोर्सेज को एक्सेस करना है, मतलब इन्वेंटरी डिपार्टमेंट आदमी को जो फिजिकल स्टॉक टेकिंग करता है क्या उसको हम अकाउंट्स की भी एक्सेस दे दें? विच रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस एंड विच रिसोर्सेज, चलो प्रिंटर के हम एक्सेस दें क्या काउंट करने वाले को? एक तरीके से ये भी समझिए, फिजिकल रिसोर्सेज समझना है या लॉजिकल रिसोर्सेज समझना है, दोनों आप समझ सकते हैं यहाँ पे। एंड विच एक्शन कैन टेक, क्या एक्शन लेना है। हैंस protecting operating system access is extremely crucial and can be achieved using following steps। चलो सर ये सब काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल के थे उसको कैसे कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें हैं। ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन, जैसे सर ऑटोमेटिक टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन कर दे। आपने कई जगह देखा सॉफ्टवेयर के साथ डोंगल आता है। हाँ सर, जैसे ये डोंगल लगाते हैं तो पता चल जाता है कि ये ऑथराइज्ड पर्सनल है। वही बात हो रही है, ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। This will help to ensure that a specific session could only be initiated from a certain location or a computer terminal। किसी certain location पे हो सकता है, किसी कंप्यूटर टर्मिनल भी हो सकता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो जितने भी लोग बैंक ऑडिट पे गए होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि बैंक में अगर मान लो 12 सिस्टम्स है, 12 सिस्टम्स रखे हैं तो एक सिस्टम असाइंड हो जाता है जहां पे आप डेली जाके कॉन्करेंट ऑडिट के लिए काम करते हो। हाँ सर, तो वो क्या एक कंप्यूटर टर्मिनल स्पेसिफाइड हो गया है
और आइडेंटिफाइड है कि ऑडिट आईडी इसी पे खुलेगी, ऑडिटर्स जो बैंक के हैं आएंगे और यहां काम करेंगे। टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर और इजी चीज, अ लॉगिन प्रोसीजर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। सर अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए लॉगिन करना पड़ता है और लॉगिन ही पहला डिफेंस सिस्टम है। यस सर, एज इट डज नॉट प्रोवाइड अननेसेसरी हेल्प टू इंफॉर्मेशन, ठीक, विच वुड बी मिसयूज्ड बाय द इंट्रूडर। और ये जो है ये क्या होता है कि फर्स्ट डिफेंस जो देता है, और ये डिफेंस क्या करता है भाई साहब, हमको एडिशनल हेल्प या इंफॉर्मेशन पड़ती है, लॉगिन है तो अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी को मिलेगी नहीं, कोई भी घुसपैठ या कोई भी इंट्रूडर कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा। यहां तक की बात लिखी है। When the user initiate the logon process by entering user ID password, the system compares password to a database to valid user and accordingly authorize the login। सर इस पूरे में क्या लिखा, लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज बताया, ये आपको पता था। ऑटोमेटेड टर्मिनेशन आइडेंटिफिकेशन, मैंने आपको थोड़ा बहुत तो आपको पता था, बट मैंने आपको क्लिक करा दिया कि इसी चीज को कहते हैं। देखिए सब कुछ अब बहुत इजी आने वाला है। एक्सेस टोकन, कोई नई बात नहीं मिलने वाली। If the log of attempt is successful, अगर आपने लॉगिन कर लिया तो अब the operating system create an access token that contain key information about the user including user ID क्या थी, पासवर्ड क्या थी, यूजर ग्रुप कहाँ का था, प्रिविलेज उसको क्या क्या मिले हुए, and the information in the access token is used to approve all action attempt by the user during the session। इसका मतलब यूजर एक्सेस टोकन में कह रहा है कि भाई साहब यूजर की आईडी ले लो कि कौन यूजर था जिसने एक्सेस लिया और उसने क्या काम किया है, ये भी जो एक्शन उसने अटेम्प्टेड किए हैं उसको भी रिकॉर्ड कर लो। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कोई नई बात नहीं लिखी है, देख लीजिए सब कुछ एक्सेस पे ही बात कर रहा है। अब दिस लिस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द एक्सेस प्रिविलेज टू ऑल वैलिड यूजर एंड रिसोर्सेज, किसको क्या एक्सेस देना है और किस प्रिविलेज में देना है। व्हेन अ यूजर अटेम्प्ट्स टू एक्सेस अ रिसोर्स, द सिस्टम compasses his or her user ID and privilege contained in the access token and those contains in the access control list. If there is match, the user is granted access। सर मतलब बता दो, देखो जितने भी लोग बैंक ऑडिट में गए अगेन उनको समझा देते हैं। सर आपको ना बैंक ऑडिट में एक ऑडिट आईडी मिलती है। सर बैंक ऑडिट में आपको मिलती है ऑडिट आईडी। हाँ सर, आप लॉगिन आईडी करते हो, पासवर्ड करते हो, उसके बाद पता है आप लोन के अकाउंट को देखते हो, लॉकर्स किसके किसके हैं, लॉकर में क्या है वो चीजें, कितने लोगों लॉकर हैं, उसके बाद सर आप देख पाते हो कितना कैश आया था, किसको ओडी हो रखे, किसकी सीसी है, या फिर कितने अकाउंट्स एनपी हैं। आप सारी की सारी डिटेल देख सकते हो, कैश के एक एक ट्रांजैक्शन को देख सकते हो, लेकिन आप कोई ट्रांजैक्शन एडिट नहीं कर सकते। सर किसी के अगर बैंक अकाउंट में आपके 10 लाख रुपए रखा है तो आप उसको देख तो सकते हो, लेकिन उसका एक जीरो गायब नहीं कर सकते, आप बढ़ा नहीं सकते। मतलब ऑडिटर को केवल व्यू ओनली एक्सेस मिलता है, एडिट नहीं मिलता। एक्सेस कंट्रोल कर ली गई ऑडिटर की, भाई साहब अगर आप एडिट करने के लिए गए तो देखा जाएगा मैच, ओहो आपको तो एडिट नहीं मिलना है। और ये एक तरीका ना एक्सेस कंट्रोल के साथ साथ आप इसको डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में भी बोल सकते हो। सर डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है कि अवेलेबल फॉर यूज, नॉट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजर। मतलब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिखाया था कि कुछ लोग हमसे पीडीएफ का एक्सेस मांग रहे थे क्लासेस का, याद है स्नैपशॉट मैंने दिखाया था। हाँ सर, तो एक्सेस कंट्रोल किया कि केवल अथराइज्ड यूजर को ही चीजें एक्सेस हो सकें। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू तो मैंने आपको ये एग्जांपल देके समझाया है, लेकिन इसमें भी सेम एग्जांपल काम आ जाएगा। द सिस्टम usually determines who is granted access to specific resources and maintains the access control list। access control list देखो यहीं पे ये वर्ड आ गया ना, access control list, किसको क्या एक्सेस देना है इस चीज की लिस्ट बनी, तो उसी लिस्ट के पे अब डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल दे रहा है। क्या दे रहा है? However, in distributed system, resources may be controlled by the end user। ठीक है, resources owner in this setting may be granted discretionary access control which allow them to grant, वो क्या करे, ग्रांट करे access privilege to other user। For example, the controller who is owner of the general ledger grant read only privilege to the budgeting department। देखो बजटिंग डिपार्टमेंट को क्या करना है, बजट करना है, एडिट तो करना नहीं है, तो कंट्रोलर क्या दे दिया, भैया तुम रीड जनरल लेजर्स में ले लो लेकिन रीड ओनली व्यू केवल ले लो। जिस तरीके से ऑडिटर को क्या मिलता है, केवल रीड ओनली मिलता है, एडिट नहीं कर सकता, उसी तरीके से जो अकाउंट पेबल मैनेजर होता है उसको बोथ रीड और राइट दोनों की परमिशन दे दी। अकाउंट अगर किसी को पे कर दिया गया है तो भाई उसको एडिट भी,
तो ये डिस्क्रिशनरी उनके काम के हिसाब से उनको एक्सेस दिया गया। बेटा बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब आप बस हेडिंग पढ़ के जाना यार, और बस मेरे एग्जांपल्स को थोड़ा थोड़ा माइंड में रख लेना। बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ें हैं ये सब, और लिखा बहुत ज़्यादा है, बस ये प्रॉब्लम है, एक्सेस लिख दिया इन लोगों ने। यूजर आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन, सर यूजर को आइडेंटिफाई करो, अगर वो ऑथराइज है तो ही एक्सेस दीजिए। इस चीज को लिखा है, देखिए अगेन क्रिप्टोग्राफिक चीजें, जो क्रिप्टो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन समझाया था उसके बारे में लिख दिया इन्होंने। पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जनरल बातें लिखी, यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज, ये थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखिए सिस्टम यूटिलिटीज आर प्रोग्राम दैट हेल्प टू मैनेज क्रिटिकल फंक्शंस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल, हमें नया सिस्टम ऐड करना है। देखिए कुछ लैपटॉप्स पता है आपको, कुछ जगह जहां अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आप जिस फर्म में आप वर्क करते हैं वहां अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। पता है कुछ जगह होता है कि सर ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है, लेट से आपका जीनियस सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, आपके ऑफिस में जीनियस सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो बोलेगा सर जीनियस जो है ना केवल एक सर्वर और 3 एडिशनल डिवाइसेस, मतलब 3 लैपटॉप्स पे चलेंगे। तो ये तो यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज अब हमें डिसाइड करनी, अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, बताएगा क्या कोई सिस्टम, कोई हमें तीसरे की जगह चौथा लैपटॉप क्या ऐड करना है, तो मेरी लिमिट ही है 4 कर सकते हैं, तो हो सके यहां से एक कम करना पड़े, एक डेस्कटॉप दूसरा कोई ऐड करना पड़े। मतलब इस तरीके से समझो, अगर आप ऑफिस नहीं गए हो, एक नेटवर्क है, इसमें क्या कोई नया कंपोनेंट ऐड करना है या पुराने कंपोनेंट को हटाना है, पुराना पीसी हटाना है, किसी पुराने पीसी को हटाना है, ऑल दैट, इसको क्या कहते हैं, यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज। ऑब्वियसली दिस यूटिलिटी शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू द जनरल यूजर, ये यूटिलिटीज किसी जनरल यूजर को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो हेड होगा वही ना बताएगा कि मेरे नेटवर्क में कौन आएगा कौन जाएगा, कोई नया आना है तो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही हो, जो इसकी इतनी पावर हो, जिसको इतनी समझ हो कि नए पर्सन को ऐड कर सके। तो ये जनरल यूजर को एक्सेसिबल नहीं होता है। यूज एंड एक्सेस ऑफ दीज यूटिलिटी शुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड एंड लॉक्ड। सर इसको क्यों बोल रहा है, देखो ये यूटिलिटी आपको देती क्या है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है इसलिए थोड़ा सा से, ये यूटिलिटी बोलती है कि आपके सिस्टम में किसी नया पीसी क्या जोड़ना है क्या, या किसी पुराने पीसी को हटाना है क्या, ये इस पावर के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो है बहुत, ये जो पावर है ना कि किसी नए को जोड़ना या पुराने को हटाना, ये सिक्योर्ड एंड लॉक्ड इन में रखनी चाहिए, बहुत सिक्योर करके रखना चाहिए इस पावर को, और जनरल पर्सन को ये पावर नहीं देनी चाहिए। ठीक है सर, बस यही बात लिखा था। अब देखो आ गया ड्यूरेस अलार्म ऑफ सेफगार्ड यूजर। सर ये भी चीज आप अच्छे से जानते हो, ड्यूरेस अलार्म मतलब आपको अवरोध उत्पन्न करेगा, अलार्म देगा। चलो 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 छोटी बात, सर रोबोट पिक्चर कितने लोगों ने देखी है, हाथ उठाओ वहीं बैठे बैठे, वरना अपनी कुर्सी पे कूद जाओ। सर रोबोट मूवी तो सर सभी ने देखी, याद करो जो रेड चिप वाला जो डॉक्टर था ना, जिस डॉक्टर ने रेड चिप लगा दिया था, वो चिटी से पूछता है, चिटी द रोबो से पूछता है कि ये चिटी, उससे कोई इसका कोड पूछता है, तो चिटी द रोबो जाता है डॉक्टर वशीकरण के पास, मतलब हीरो के पास अपने, और उससे पूछता है कि सर ये मेरे इस कोड के बारे में पूछ रहे हैं, क्या मुझे बताना है। तो डॉक्टर वशीकरण बोलते हैं, डॉक्टर आर्या आपने पूछा तो ठीक है, लेकिन जब तक पेटेंट्स नहीं मिल रहे मैं नहीं चाहता कि ये चीज किसी को पता चले। याद आया पूरा वो रोबोट मूवी का सीन था। हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद आ गया, ये उसी सेफ गार्ड के बारे में बात कर रहा है। सर जी मैंने सारी पिक्चरें बस आपको एग्जांपल देने के लिए देख रखी है। देखो, इफ यूजर आर फोर्स टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन अंडर थ्रेट, कुछ यूजर जो है वो फोर्स कर रहा है कि एग्जीक्यूट कर दो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि थ्रेटेबल है, द सिस्टम शुड प्रोवाइड अ मींस टू अलर्ट द अथॉरिटीज। तो अथॉरिटी को बताओ, देखो देखो ये जो सिस्टम है ना, ये जो आदमी है, ये इंसान सिस्टम को कुछ ऐसा कर रहा है जिसके जो सिस्टम को थ्रेटन कर रहा है, तो ये सिस्टम जो है ओनर को बताए, देखो देखो ये आदमी कुछ गलत इंस्ट्रक्टिव या हमें गलत प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए फोर्स कर रहा है। टर्मिनल टाइम आउट, लॉग आउट टू यूज इफ द टर्मिनल इज इनएक्टिव फॉर अ डिफाइंड पीरियड, दिस इज प्रिवेंटेड मिसयूज ऑफ ऑप्शंस ऑफ लेजिटिमेट यूजर। मतलब आप सिस्टम पे जब काम नहीं कर रहे हैं तो देखिए 15 मिनट के बाद बहुत सी आईडी अपने आप लॉग आउट हो जाती है, सेशन एक्सपायर्ड दिखा देता है, 15 मिनट तक का ही टाइम देता है। तो इस तरीके से इसको क्या बोल दिया, टर्मिनल टाइम आउट, जिस चीज को आप पहले से जानते थे। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये लोग सेम चीजों को बहुत जगह लिखेंगे। देखिए आपने इस चीज को एक और जगह पढ़ा है, अभी हम दिखाते हैं। आप आओ जहां पे हमने यूजर एक्सेस मैनेजमेंट पढ़ाया था, तो इसमें एक टॉपिक आया था अनअटेंड यूजर इक्विपमेंट
और इसमें देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट लाइन में, एक सेकेंड आ जाओ आप, यहाँ पे क्या लिखा था, दे शुड ऑल्सो सिक्योर देयर पीसीज विथ अ पासवर्ड एंड शुड नॉट लीव इट एक्सेसिबल टू अदर। तो और वो ऐसे खुला ना छोड़ दे कि कोई और देख ले। यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ने बता दिया अगर उसने खुला छोड़ भी दिया है तो सेशन टाइम आउट लॉग आउट कर दो। ये क्या देखा सर। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम की। सर इसका भी कोई एग्जांपल बता दो। देखो जब आप बैंक में जाते हैं, जब भी आप बैंक में जाएंगे अपने प्यारे प्यारे पैसों को डिपॉजिट करने के लिए, मान लीजिए, और आप पहुंच रहे हैं 5:30 पे बैंक के अंदर, आप थके थके एंट्री किए, पता है ब्रांच का, बैंक का क्लर्क एम्प्लॉय आपसे क्या कहता है, सर सर्वर का टाइम जो था वो 5 PM तक ही था, सर्वर क्लोज हो चुका है, आप 5:01 पे जाइए। सर सर्वर 5 बजे बंद हो गया, मतलब हो गया, अब हम आपका कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते, अब आपकी एंट्री हम कहां करेंगे, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मतलब सर बैंक्स में, मतलब क्या सर, बैंक्स में एक लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम लगा दिया, किसी भी बैंक में एक लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम लगा दिया कि 10 से 5 के बीच में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, 5:01 में भी नहीं हो रहे हैं, दैट इज लिमिटेशन टाइम कनेक्शन। डिफाइन द अवेलेबल टाइम स्लॉट, वही एक अवेलेबल टाइम स्लॉट है, डू नॉट अलाउ एनी ट्रांजैक्शन बियॉन्ड दिस टाइम, इस टाइम के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं होता है। अब बात करेंगे सर एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग एक्सेस कंट्रोल की। सर बहुत कुछ, लगभग आप पढ़ के देखिए वही सब बातें। अब ओएस जो था ना, अब उन्हीं बातों को ये एक स्पेसिफिकली एप्लीकेशन के बेसिस पे बताएगा कि एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, और बताएगा कि आपको मॉनिटर भी करना है अपने एक्सेस कंट्रोल को, मॉनिटरिंग करते रहिए कि एक बार ऐसा नहीं कंट्रोल लगा दिए तो लगा दिए, मॉनिटर करिए कि कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं या नहीं। पूरे के पूरे इसमें सर अगेन देख लीजिए, मैं बता रहा हूं एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग कंट्रोल एक्सेस में जैसे बोला इंफॉर्मेशन एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, भाई साहब जिसको आपको जो रिस्ट्रिक्शन जहां तक की एक्सेस दी गई है वहीं तक करो, उससे ज्यादा की अगर डाटा के आप एक्सेस लेने की कोशिश की तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। जो भी इवेंट हो रहे हैं उसको लॉग इन करो, पूरा एक रजिस्टर जिसको कहते हैं ना इन्वेंटरी क्रिएट करना, किसने क्या कब क्या इवेंट हुए वो सब रिकॉर्डिंग करो, मॉनिटरिंग करिए सिस्टम यूज का, और क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन करिए। आप ये सब कुछ पढ़िएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। जो जो चीजें आपको समझाई हुई है ना, एक एक लाइन आपको समझ में आने वाला है, कोई भी आपको किसी में कहीं कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। अगेन हम आपको बता देते हैं, ये आपको लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल और कंट्रोल एंड व्हेन मोबाइल, ये नया एडेड था, इसको आपको पढ़ा दिया है, आपको एक एक लाइन समझ में आने वाली है। देखो टेक्निकल एक्सपोजर काफी टफ थिंग थी, सब कुछ नया था, आपको ओपन करके अच्छे से समझा दिया, और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आपको डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट समझाया हुआ है, और यहां पे अगेन आपको बता दिया है। सर अब इस टॉपिक में आपको कुछ चीजें और बच गई हैं। सर क्या बचा है, देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शंस बचे हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल तो वैसे मैंने पढ़ा दिया था आपको, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ ऑडिट फंक्शन मतलब, आओ यहां पे एक सेकेंड आओ आप, आइए महानुभाव आइए, देखिए मैंने क्लियर कर लिया थोड़ा सा। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स आप पढ़ रहे थे, इसमें आपने क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल पढ़ना था, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जो क्लासिफाई किए प्रिवेंटिव डिटेक्टिव करेक्टिव हमने पढ़ लिया, नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज के बेसिस पे इन्वायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल और लॉजिकल कंट्रोल हमने पढ़ लिया। अब हम इसका तीसरा पार्ट ऑडिट फंक्शंस के बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल को क्लासिफाई किया गया है, किस आधार पे क्लासिफाई किया गया है। कंट्रोल यहां पे भी थे, लेकिन यहां पे कंट्रोल का बंटवारा हुआ था ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के बेसिस पे, यहां पे कंट्रोल का बंटवारा हुआ था उनके नेचर के बेसिस पे, और यहां पे हम कंट्रोल्स को पढ़ेंगे उनके ऑडिट फंक्शंस के बेसिस पे, मतलब मैनेजेरियल और एप्लीकेशन, दो ऑडिट फंक्शंस के बेसिस पे इन्हीं कंट्रोल्स को, जो कंट्रोल्स अभी तक आपने पढ़े ना, को बस बाइफरकेट करेंगे। इसका मतलब सर ऑडिट फंक्शंस में भी जो हम लोग पढ़ेंगे तो कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, हाँ, तो इसका मतलब सर क्या इसके अंदर जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो हमें पहले से आता है? हाँ भाई हाँ, वो भी आपको पहले से आता है, यू नो इट वेरी वेल, वो भी आपको पहले से ही आता है, बिकॉज आपने कंट्रोल के बारे में तो पढ़ लिया। अब कंट्रोल या तो ऑब्जेक्टिव के आधार पे देखो, नेचर के आधार पे देखो, या ऑडिट के आधार पे दो।
कंट्रोल तो अब आपको आता है, लेकिन अब आपको बस उस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि आप ऑडिट फंक्शन के पर्सपेक्टिव से उन्हीं कंट्रोल्स को देख रहे हैं। ठीक, यस सर। तो आज हम आज की क्लास कंक्लूड करते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम ऑडिट बेसिस पे पढ़ाएंगे आपको। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।